एकदम सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर पाओगे वीएलआरटी का मॉडल क्या होता है एंड विद एग्जांपल्स? अब वैल्यूएशन एनालिटिक्स हम लोग वी बोलते हैं। इसमें जो सब लोग देखते हैं हम लोग भी देखते हैं। कैश फ्लो पे हमारा बहुत बड़ा फोकस होता है। ओके, मैक्सिमम लोग अगले 3 साल की अर्निंग से ही स्टार्ट करते हैं। हम पिछले 10 साल 30 साल की जर्नी से स्टार्ट करते हैं। पिछले करा उसने ठीक किया, उसने वेरियस साइकिल निकाल ली तो आगे भी ठीक कर सकते हैं। लिक्विडिटी तो लाइफ लाइन है ना। आपके पास बहुत बढ़िया आइडिया है लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करोगे साइड में? रिस्क एपेटाइट मींस सेंटिमेंट्स। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे क्या फर्क पड़ता है ना, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर देख लेंगे ना, हम तो 10 साल के लिए लिया हमने स्टॉक। 40% स्टॉक गिर जाता है तो आपके पास पेशेंस नहीं होता है, आपका रिस्क एपेटाइट होता नहीं है। टाइमिंग बिकम्स द मोस्ट एसेंशियल सब्जेक्ट। तो कोविड जरा सा ट्रेलर आया था, 15 अप्रैल को हमने पूरा पोर्टफोलियो डिप्लॉय कर दिया। जहां लोग बेच रहे थे वहां मैं खरीद रहा था। 3 या 4 ऐसे बोल्डेस्ट प्रेडिक्शंस क्या होगा? वी शुड नॉट बी कॉम्प्लिसेंट सेइंग दैट कि ईरान खत्म। India is currently the fastest growing large economy in the world. And if you want to take real benefit of this growth story, investing in Indian businesses and companies is non-negotiable. Whether you're already investing in markets or just starting your investing journey, Grow is one of the platforms to do it. Grow's interface is very clean and intuitive. Here you can trade stocks, mutual funds, ETFs, IPOs, bonds, even commodities, all from one app. Portfolio tracking is also very structured. You can see performance, understand sector allocation, and get a complete breakdown of your investments in just a few tabs. And because of this simplicity and trust, Grow has become India's largest stockbroker today. Check out the Grow app today for more details and stay tuned for this entire episode of Conversation with Kushal. तो मैं पढ़ रहा था आपके बारे में एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये पता चली कि अर्थ एनालिटिक्स करके आप एक चीज़ एनालाइज करते हो। यू एनालाइज 1000 ईयर्स ऑफ वेदर डेटा एंड उसके बेसिस पे यू प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन इन फाइनेंशियल मार्केट्स। तो क्या होता है ये और कैसे करते हो आप? देखिए, मार्केट्स में कोई एक डेटा पॉइंट्स नहीं होता। जब हम लोग मल्टी डायमेंशन रिसर्च की बात करते हैं, तो आपको जैसे अपने वैदिक साइंस में जाएँगे तो अपने यहाँ 64 डायमेंशंस की बात करते हैं, ओके? ये हमारा वैदिक हिस्ट्री है कि इसमें इतनी डायमेंशंस होती हैं। जैसे अभी हम लोग 3 डायमेंशन की बात करते हैं, बट टाइम इज़ द 4th डायमेंशन। जैसे ही आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे आएँगे तो आपको वो चीज़ें मैथमेटिकली और समझ में आएगा कि देयर इज़ अ प्रॉपर वे पीपल हैव वी वर हम लोग तो एडवांस बहुत एडवांस थे अपने। तो हम लोग वो सब चीज़ों को कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं वेदर कंडीशंस की या अर्थ एनालिटिक्स में, क्या देखने हैं? हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड्स का इकोनॉमी से क्या लिंकेजेस है, ओके? अभी वो कहने को बहुत एब्सर्ड लगेगा कि ये क्या चीज़ है? बट फैक्ट ये है कि अगर आप देखेंगे कि हम लोग जून-जुलाई आता है या मई-जून से वेदर फ़ोरकास्ट स्टार्ट हो जाता है। अभी ऑलरेडी एल नीनो का फ़ोरकास्ट आ गया, ओके? और इंडिया एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, ओके? तो यहाँ पे मॉनसून का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो मॉनसून का इम्पैक्ट इकोनॉमी से लिंक हो गया, करेक्ट? हम लोग उसका वेदर का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, अराइवल डेट देखते हैं, डिले का इम्पैक्ट समझते हैं। हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कहाँ प्रेशर पॉइंट्स बिल्ड हो रहे हैं, कहाँ पे कितना रेन होगा। मेट डिपार्टमेंट भी क्या करता है, ऐसे ही फोरकास्ट करता है मैथमेटिकली और स्टैटिकली उनका जो डेटा होता है उसके ऊपर वो प्रेडिक्ट करते हैं, ओके। वो अलग चीज़ है कि हम लोग काफ़ी मज़ाक उड़ाते हैं कि आज मेट का फोरकास्ट है, तो हेवी रेन्स का, तो आज तो ड्राई डे जाएगा, ओके। तो वो देखिए हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। ये तो गेम है ना, प्रोबेबिलिटीज़ का गेम है। आप हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी पे फ़ोकस करते हैं। 100% प्रोबेबिलिटी आप कर ही नहीं सकते, नहीं तो आपके पास गॉड स्टेटस हो जाएगा, ओके? तो फिर ह्यूमन बीइंग का रेलेवेंस उड़ जाएगा, ओके? तो जब हम अर्थ एनालिटिक्स की बात करते हैं, तो हम लोग वेदर कंडीशन को भी देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स को देखते हैं। अब सन की मैग्नेटिक फील्ड्स का कुछ इम्पैक्ट है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड्स का इम्पैक्ट है। अगर ऐसे ही आप बहुत सारे और प्लैनेट्स की बात करें, तो लोग साइंटिस्ट लोग मैग्नेटिक फील्ड्स को बहुत समझने की कोशिश करते हैं, ओके? अब जैसे हम पास्ट में जाते हैं, अपने इंडिया की बात करें, टेम्पल्स की बात करें 2 मिनट के लिए, तो जितने पुराने टेम्पल्स हैं, वहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड्स हाई मिलेगी। हम मैग्नेटिक फील्ड को एनर्जी लेवल से लिंक करते हैं, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है जैसे उसको गॉस में मेजर करते हैं, तो जितना ज़्यादा गॉस होता है, मैं उसको हम लोगों ने अपनी तरह से रिसर्च करके कुछ चीज़ें कंक्लूड करी, एक एनर्जी लेवल को रिफ्लेक्ट करता है। अब जैसे नासा ने भी कामाख्या में प्रूव किया कि वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ गॉस इज़ देयर इन कामाख्या टेम्पल। कोई भी पुराने टेम्पल जाइए, वहाँ आपको मैग्नेटिक फील्ड्स ज़्यादा मिलेंगे। जैसे हम लोग क्या बोलते भी हैं ना कि टेम्पल में जाते हैं, तो नंगे पाँव जाना चाहिए, ओके? मेरी मदर भी बोलती थी, आपको मूर्ति के सामने 10 मिनट बैठना चाहिए, ओके? बट कभी कोई लॉजिक नहीं समझाया कि क्यों बैठना चाहिए,
और नंगे पैर क्यों जाना चाहिए, ओके? सफाई रहती है वो अलग चीज़ है। बट क्या होता है कि जो मेरी हम लोगों की अपनी थीसिस हमने जो बिल्ड करी इतने सालों में, जहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती हैं, वो एनर्जी को आप एब्ज़ॉर्ब करते हो। आप 10 मिनट जब वॉक करते हो, ओके, नंगे पैर, तो आप उस चीज़ को एब्ज़ॉर्ब करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये व्यक्ति का ऑरा है। ऑरा क्या है? ओके? ऑरा कैसे एक्सप्लेन करोगे? टेम्पल में वाइब्रेशंस है। आपके घर में भी तो टेम्पल है ना? फिर हम लोग बड़े-बड़े टेम्पल्स क्यों जाते हैं? कि 3 साल पुराना, 5 साल पुराना, ओके? कि बॉम्बे में हम जाते हैं कि भई प्रभा देवी भी हमारे घर के पास है, एक टेम्पल है गणेश जी का, ओके? हम लोग दूर-दूर टेम्पल्स में जाते हैं कि उनकी अपनी हिस्ट्री है, उसके पीछे अगर आप मैथ्स निकालेंगे तो क्या है? वहाँ मैग्नेटिक फ़ील्ड्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। वो इस उस डायरेक्शन में बनाए जाते थे जहाँ पे ये सुनो उसमें आप फिबोनाची सीरीज़ को भी ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा, ओके? अब ये सोमनाथ से सीधे अटलांटिक वो जो साउथ पोल दिखाया है वहाँ पे, कैसे दिखता है वो? उसमें लिखा था इतने साल पुराना, तो उसमें कुछ पीछे साइंस है। अब हम जब नॉर्थ पोल की स्टडी कर रहे थे, जैसे हमने 2020 में एक के लिए हमने एक फ़ोरकास्ट किया था और हमने 2012 में लिख दिया था कि 2020 में मेल्टडाउन होगा। अब आप पूछोगे कैसे वो हुआ, ठीक है? क्या हम लोगों के पास कोई एस्ट्रोलॉजिकल थिंकिंग है? ऐसी फ़ोरकास्टिंग एबिलिटी? बेस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर हैज़ नॉट फ़ोरकास्टेड, करेक्ट? अगर आप जाके 2012 में कि 2020 में मेल्टडाउन आएगा, शायद ही किसी ने फ़ोरकास्ट किया, ओके? ना कुछ चीज़ें मिल जाएँगी, किसी ने कुछ बोला भई किसी ना किसी की कोई बात तो ठीक होगी, ओके? अब मैथमेटिकली हम लोगों ने देखा कि जो हमारा नॉर्थ पोल है वो कनाडा में था। वो 69 माइल्स पर ईयर से 2000 से मूव कर रहा है। वो शिफ्ट हो गया साइबेरिया में। तो साइबेरिया में आया इसलिए हमने लिखा कि रशिया स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और रशिया स्ट्रॉन्ग हुआ। ओके? आपने देखा रशिया का स्ट्रेंथ। तो हम लोगों ने उसको लिखा है कि एक पोल शिफ्ट फिनोमेना होता है। उसके अंतर्गत हमने ये कुछ पॉइंट्स बताए। और ये एक चीज़ को हमने और भी डेटा पॉइंट ये एक इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट था कि 2020 में साइबेरिया शिफ्ट होता है। मल्टीपल डेटा पॉइंट जैसे हम लोग साइकिल स्टडी करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई साइकिल है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये रिपीट होती है, 7 ईयर की साइकिल, 8 ईयर, बहुत सारा डेटा 30 ईयर साइकिल, 90 ईयर साइकिल, बट हमेशा वो काम नहीं करती है, ओके? तो एक एनालिसिस आता है जिसको हम लोग सीज़नैलिटी स्टडीज़ भी बोलते हैं कि हर मंथ का सीज़नैलिटी निकाल लो, हर क्वार्टर का सीज़नैलिटी आप देख लो कि दुनिया में क्या हुआ। उससे आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि 100 में से 70 बार ऐसा हुआ तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। यही सीज़नैलिटी एनालिसिस का एनालिसिस होता है। जब हम इस चीज़ को डेटा में देखने की कोशिश करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन-सी साइकिल लीड करेगी और कौन-सी साइकिल लैग करेगी और किस सर्कमस्टेंसेस में। लीड लैग का गेम होता है। अगर आपने प्रेडिक्ट तो बराबर कर दिया लेकिन वो 6 मंथ्स अर्ली थी या 6 मंथ्स लेट थी, तो आपको डैमेज हो जाता है। तो हमको जब ऑब्वियसली 6 मंथ्स इज़ टू स्मॉलर पीरियड अगर हम जो लॉन्गर टर्म साइकिल देखते हैं, तो हम लीग लैग्ड इफेक्ट को देखते हैं। हम लोग मल्टीपल साइकिल को कनेक्ट करते हैं। जैसे आप क्रेडिट साइकिल देखते हैं, इन्फ्लेशन साइकिल है या लिक्विडिटी साइकिल है। कोई भी तरह का अगर हम पैटर्न स्टडी करें, जैसे आपका एक हम लोग फाइनेंशियल कंडीशंस बोलते हैं, तो वो काफ़ी कुछ सिंपल भी है क उसमें आप जितनी कॉम्प्लेक्सिटी ला सकते हैं लाइए। आप जैसे आपके अपने टेस्ट होते हैं, कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं। फिर आपको आज की तारीख में आपको कैंसर मार्किंग से लेके, गट से लेके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टेस्ट आ गए हैं, जो बहुत सारी चीज़ें आपको अर्ली स्टेज पे अलर्ट करती हैं, ओके? जीनोमिक्स टेस्ट भी आ चुके हैं। अगर इसी तरह से हम लोग मार्केट को पूरा डाइसेक्ट करते हैं और मल्टीपल सिनेरियो में उसको एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं, किसका क्या इम्पैक्ट है? और जब मल्टीपल डेटा पॉइंट्स एक बाजू स्क्यूड होते हैं एक तरफ से, ओके? तब हम एक एग्रेसिव कॉल ले पाते हैं। कि ये इस चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई नाउ, ओके? जैसे 2020 के लिए मल्टीपल साइकिल वर शोकेसिंग साइन्स ऑफ डिस्टर्बेंस, ओके? अगर हम इसको वोलेटिलिटी साइकिल से लिंक करें, तो हम लोगों ने अपनी एक वोलेटिलिटी बैंड की थीसिस बिल्ड करी कि ग्लोबली कब वोलेटिलिटी एक्सपैंड होती है, कब वोलेटिलिटी कंप्रेस होती है। आप मार्केट फोरकास्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम लोग एक और थीसिस बिल्ड की है मार्केट इम्प्लॉइड एनालिटिक्स। कि मार्केट क्या इम्प्लाई कर रहा है, हम लोग रिवर्स कैलकुलेट करते हैं, जैसे रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, ओके? हम लोग रिवर्स कैलकुलेट करते हैं। तो 2012 में जब हमने लिखा कि 2000 एंड 19 से 2032-33 तक जियोपॉलिटिकल वोलेटिलिटी विल राइज़, ओके? जो हुआ, ओके? और 2020 में लिखा था कि कमोडिटी प्राइसेस का बॉटम बनेगा एग्री स्टॉक का, 2021 से इन्फ्लेशन स्टार्ट हो जाएगा। वो ईयर बाय ईयर प्ले आउट हुआ। 2024 के लिए लिखा था कि एंड 2024 गोल्ड प्रेशियस मेटल विल स्टार्ट रैली लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट रैली यू विल सी
इन एंड 2024 बिगिनिंग 2025 जो प्ले आउट हुआ। अब ये चीज़ें कैसे प्रेडिक्ट होती हैं? ये चीज़ें हम लोग बहुत सारा साइकिल एनालिटिक्स देखते हैं, उसमें बिहेवियर डेटा ऐड करते हैं, ओके? साइकिल्स मिल जाती हैं, साइकिल्स को हम बिहेवियरली कैपिटलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, हमने जनवरी में आके बोला मल्टीपल चैनल्स पे कि ये 2026 विल बी आई सेड विल बी व्हाट क्या वर्ड मैंने यूज़ किया था इट्स अ पी कॉन्ट्रैक्शन एंड फ्रेजाइल 2026 लेकिन मैंने सेकंड सीएनबीसी के इंटरव्यू पे 2 जनवरी को बोला था और ये बोला था कि एआई का बबल को मैं डिफाइन नहीं करता हूँ, यूफोरिया हुआ है, वहाँ पे बड़ा करेक्शन आएगा। यूएस विल लीड दैट करेक्शन। फरवरी में उन्होंने बोला कि ताइवान, कोरिया में भी डेटा पॉइंट्स बहुत कॉम्प्लेक्सी है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्सी है, पीपल आर वेरी कॉम्प्लेसेंट अबाउट इट। तो यहाँ पे यूफोरिक साइंस है। जब भी यूफोरिक साइंस आते हैं और कॉम्प्लेक्सी के साथ में आते हैं, तो आपकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। ओके? अब हम ये फोरकास्ट नहीं कर सकते कि इस दिन होगा। हम ये बता सकते हैं कि सर्कमस्टेंसेस आ गए। ओके? जैसे आपको कार्डियक अरेस्ट आता है तो डॉक्टर बताते हैं कि आपको सिम्पटम मिल जाएँगे, कि आपको ब्रेथलेस फीलिंग होगी, आपके शोल्डर में पेन आएगा। बहुत सारे सिम्पटम आपको कार्डियक वाला बताएगा कि ये सिम्पटम आपको मिलेंगे। ओके? कोई भी जैसे जैसे अर्थक्वेक आता है, ओके? तो अर्थक्वेक से क्या होता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है एक एनवायरनमेंट में, जो एनिमल्स रीड कर पाते हैं। ओके? हम लोग नहीं समझ पाते। ओके? अभी मेरी बिल्डिंग में आज से कुछ साल पहले आग लगी थी। ओके? मेरे डॉग जो हम लोग तो चले गए, सुबह से वो भाग कर रहा था। ओके? वो 8 साढ़े 8 9 बजे से भाग कर उसको स्मेल आ गई थी। लेकिन हम लोगों को जब समझा तो साढ़े 11 12 शायद बज गए थे। ओके? जब लोगों को समझ में आया हुआ है। तो एक जो सिक्स्थ सेंस होता है ना, हम लोग जो अपना सिक्स्थ सेंस की बात करते हैं या सेवेंथ सेंस की बात करते हैं, तो वो आप कनेक्ट करने से ही आता है। ओके? मैथमेटिकली आप उसको कनेक्ट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा और हम लोग हमेशा बोलते हैं कि ये गेम जो है ना, प्रोबेबिलिटीज़ का गेम है। हम क्या ढूँढने की कोशिश करते हैं, हम अपने थीसिस में प्रोबेबिलिटीज़ को ठीक करते हैं कि इसकी होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो वो हम कॉल लेते हैं और 72% टाइम हम राइट होते हैं, 28% टाइम हमेशा गलत होते हैं, ओके? 72% भी एक अच्छा नंबर है आपको एक लार्जर पिक्चर देने में, ओके? तो जब आपके पास क्लैरिटी होती है, जैसे एग्ज़ाम्पल दें 2020 जब हमने हाँ, तो लेट मी जस्ट कंप्लीट। तो हमने 2012 में ये सब लिखा कि ये इस तरह का प्ले आउट होगा। तो हमने उसमें लिखा था बायोलॉजिकल वॉर होगी, साइबर वॉर, इकोनॉमिक वॉर, डिटोरेटिंग वेदर कंडीशन, ओके? अब ये सब हुआ, ओके? एक आध साल आगे पीछे हुआ क्योंकि हम लोगों ने लिखा, ये लिखा इसलिए कि लोगों को कॉन्फिडेंस आता है कि हमने क्वांटिफाई किया, ओके? अब जब आप 1000 साल, 600 साल की साइकिल ढूँढते हैं तो एक आध साल आगे पीछे हो सकता है आपका और लार्जर साइकिल आपको मिल जाती है। अब जैसे हमने 2020 के लिए लिखा था, हम वॉलेटी बैंड की बात कर रहे थे, ओके? तो वॉलेटी हमारा एक्सपेंशन आता है। 5 साल एक्सपैंड करता है, 5 साल कंप्रेस करता है। तो हमने 2018 की बुक में लिखा था कि 2018 से 2023 का वॉलिटी एक्सपेंशन साइकिल है, इसमें वॉलिटी एक्सपैंड होगी बिग्स के लिए, ओके। और 2020 हमने टाइमलाइन लिखा था कि 2000 इज़ वर्स्ट, 2020 अब देखिए 2000 और हमने 86% विक्स को फोरकास्ट किया था। उसकी एक अपनी हिस्ट्री है। अब वर्ल्ड वॉर 1 देखो, वर्ल्ड वॉर 2 देखो, कोविड क्राइसिस देखो, लीमैन क्राइसिस देखो, जितनी बड़ी क्राइसिस होंगी 87 की क्राइसिस देखो, वो हर बार वो लेवल पे स्पाइक आता है। ओके, वो क्यों आता है? ऑलरेडी अगर को मैं अलग ढंग से देखें कि आपका पेशेंस कब टेस्ट हो जाता है, ओके? हर आदमी का एक पेशेंट टेस्ट होने का एक लेवल होता है। कोई जल्दी पैनिक करता है, कोई बहुत बाद में जैसे हम लोग बोलते हैं मार्केट में पेंशन फंड इज़ द लास्ट पर्सन टू शिफ्ट देयर एसेट एलोकेशंस। हेज फंड्स आर द फर्स्ट टू डू इट, ओके? बट पेंशन फंड जब करता है वो सर्टेन है कि वो लास्ट में कर रहा है, ओके? उसको क्लैरिटी होती है वो कंज़र्वेटिव इन्वेस्टर है। हेज फंड कॉल लेता है, वो प्रीएम्प्ट करता है, ओके? तो आपको समझ में आता है। ऐसे ही जब हम वॉलेटी को मैथमेटिकली नहीं इसको अगर आप बिहेवियर लिंक करें, तो हमने क्या देखा है कि एक लेवल पे आके वो स्पाइक करता है, उस लेवल पे मार्केट का पेशेंट टेस्ट हो जाता है और वो लेवल हिस्टोरिकली काम करता है। प्लस माइनस आप आधा 1% 2% 3% अभी जब 86 में अगर आप प्लस माइनस 3% कर भी लोगे तो कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, ओके? बट वो डेटा पॉइंट्स आता है, तो अगर आप 2012 में लिखना या 2018 में लिखना कि 2020 में मेल्टडाउन आएगा और वॉलेटी इतनी लेवल पे जाएगी, ओके? तो वो प्ले आउट हो जाता है, ओके? हमको इसको कैसे समझना है कि हम इसको एक तो आप खुश हो लीजिए कि
आपका सक्सेस हो गया। बट एंड एंड ऑफ द डे हमें इसको यूज़ करना है। तो अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सितंबर 2019 से हम लोग तभी हम लोग का फंड का साइज़ छोटा था। हमने किसी लार्ज ग्रुप से कंपनी को खरीदा था 2018 में। तो हमने 2019 से हमने बस हमारा जो वीएलआरटी फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से हमने एक कॉल लिया कि यहाँ से हमें फार्मा ऐड करना है। 2019 के बॉटम में अगस्त 19 में हमने फार्मा ऐड किया और मार्च 2020 आते-आते हमारा वेटेज फार्मा, एफएमसीजी, आईटी, हेल्थ केयर बहुत बड़ा एक्सपोज़र था एफएमसीजी, ओके? और हमने क्या एक्सपोज़र ज़ीरो कर दिया विदाउट नोइंग दैट तभी तो कोविड ज़रा-सा ट्रेलर आया था, ओके? उसका इम्पैक्ट तो बहुत बाद में समझ में आया। 31 मार्च 2020 को हमारे पोर्टफोलियो में लिवरेज इकोनॉमी स्टॉक वाज़ ज़ीरो, बैंक ज़ीरो, मेटल ज़ीरो, मटीरियल ज़ीरो, ओके? जो भी इकोनॉमी लिंक थे वो हम हट गए। लेवरेज इकोनॉमिक स्टॉक मतलब? अ, अब जैसे बैंक है, बैंक लिवरेज इकोनॉमी स्टॉक्स हैं। आप उसको आपका एक कैपिटल एक्स है तो आप 10x, 3x, 4x को मल्टीप्लाई करके आप लैंड करते हो तो आपको तो उस तरह का जिसके पास भी फाइनेंशियल लिवरेज ज़्यादा होता है, ओके? तो जैसे बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ बिल्ड करती हैं तो उसमें लिवरेज होता है, ओके? 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 टाइम कभी तो लिवरेज को नेगेटिव उसमें माना जाता है तो लोग एवरीबॉडी वांट्स टू बी डेट फ्री क्योंकि पैसा आराम से मिल रहा था। हम ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लेवरेज के कांसेप्ट को साइड में रख दिया बट पैसा मिल रहा है तो हम जस्टिफाई करते हैं वी वांट टू बी डेट फ्री कंपनी। बट सिखाया तो ये गया है ना कि सर्टेन लेवल ऑफ लिवरेज आल्सो हेल्प ना बिकॉज़ कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज़ द हाईएस्ट ना। जो आप डाइल्यूट कर रहे हो बट हर आदमी ने डाइल्यूट इसलिए किया कि एब्सर्ड वैल्यूएशन पे डाइल्यूट हुआ। ठीक है? उनके ये बेनिफिट था। शेयर होल्डर के लिए नहीं था। ओके? नाउ कमिंग बैक टू जो हम बात कर रहे थे, इसको हम लोग यूज़ करके ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं। अब ये सिनेरियो बिल्ड हुआ। अब ये सिनेरियो शायद हो सकता है कि हम 28% वाले में आ जाता। लेकिन हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब जैसे मानसून सीज़न जब आता है, तो बॉम्बे में हम लोग क्या करते हैं, आप रेनकोट लेके चलते हो, अम्ब्रेला लेके चलते हो, ओके, आप पानी की बॉटल लेके चलते हो, कहीं फँस जाओगे। आप लू होके निकलते हो कि कहीं अटक ना जाए, करेक्ट? ये आप प्रिकॉशन लेते हो कि पानी है, बॉम्बे में ट्रैफिक में लोग 2-2 3-3 घंटे फँस जाते हैं। अब हम मेट डिपार्टमेंट का मज़ाक उड़ा लें कि आज तो बोला है तो नहीं होगा, ओके? लेकिन उस पीरियड में वो जो भी 3 महीने का आता है 21 जून से हमारा जो अगस्त तक का पीरियड होता है, तो हम लोग जब बॉम्बे में रहते हैं तो हम उस पीरियड में समझते हैं ये मानसून का पीरियड है, ठीक है? ऐसे ही जब हमारा डेटा में आता है तो हम प्रिकॉशन लेते हैं, ओके? अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जुलाई 2024 हम लोग सबसे पहले थे इंडिया में सेइंग दैट इंडिया इज़ अ रिस्क ऑफ पीरियड। इंडिया का मैक्रो पिक्चर डिटोरिएट हो रही है। बेस्ट ऑफ द ग्लोबल हाउसेस के अपग्रेड्स थे उस समय इंडिया के लिए। ओके, लोगों के टारगेट्स बड़े-बड़े आ रहे थे। वो मेरा बिहेवियर डेटा पॉइंट है कि हमारे हाई फ्रीक्वेंसी डेटा खराब होना स्टार्ट हो गए थे और लोगों के अपग्रेड्स आ रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत कंफर्टिंग फैक्टर हो जाता है कि भई कंसेंसस गलत हो रही है। ओके, और डेटा पॉइंट्स आपके फेवर में है। बट वो प्ले आउट हुआ, आपने देखा क्या हुआ 2 साल में। ओके, बट हम लोग शायद 6 महीने जल्दी थे। जुलाई में मार्केट सितंबर तक चला, अच्छा। दिसंबर जनवरी के बाद ज़्यादा खराब हुआ, ओके? तो रिस्क के धंधे में ना यू हैव टू बी अहेड ऑफ द कर्व, ओके? पोस्टमार्टम एनालिसिस बहुत अच्छे से आराम से सब लोग कर लेते हैं, ओके? कि ये तो रिस्क ऑफ पीरियड था इसलिए बाज़ार करेक्ट हो गया। लेकिन रिस्क ऑफ को आपने प्रेडिक्ट किया? नहीं किया, ओके? तो हमारा जो बिज़नेस है हम उसमें बोलते हैं वी आर इन द बिज़नेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, रिटर्न्स आर बाय प्रोडक्ट। अब रिस्क ठीक कर लो, रिटर्न्स तो आ ही जाएँगे। अब रिटर्न्स के पीछे भागोगे तो रिस्क में मेस हो जाएगा। क्योंकि आज भी हम देखते हैं इस कंट्री के अंदर म्यूचुअल फंड में अगर हम बात करें तो इन्वेस्टर क्या देखता है? एब्सोल्यूट रिटर्न चाहिए उसको कितना मिला? कोई पॉइंट टू पॉइंट बोलेगा, कोई रोलिंग बोलेगा, जो भी आपको नाम यूज़ करना है, बट एब्सोल्यूट रिटर्न की वैल्यू है। बहुत हुआ तो रिलेटिव देख लेते हैं बेंचमार्क से या कॉम्पिटिशन से। बट बेस्ट ऑफ द वेल्थ हम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न नहीं देखते, वो पेपर पे ही रहता है। हम लोग फैक्ट शीट में इतने सालों से वी वर द फर्स्ट टू स्टार्ट रिस्क एडजस्टेड नंबर्स कि एंड ऑफ द डे 2 फंड का अगर परफॉर्मेंस सिमिलर है, बट उसका रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है? ओके? अभी आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अभी हमने अपने कल ही मैं आपसे समझा रहा था कि हमने अपने मल्टी एसेट एलोकेटर एसआईएफ रूट के थ्रू लॉन्च किया। ओके? तो हमने उसमें हमारा पुराना मल्टी एसेट जो इक्विटी फाइव में है, उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड बताया कि भई ये कैसे परफ़ॉर्म किया कि हमारा मल्टी एसेट में क्यों स्पेशलाइज़ेशन है क्योंकि हम लोग मैक्रो हाउस है। माइक्रो से ज़्यादा हमारा वेटेज मैक्रो पिक्चर पे होता है। अब
वो मल्टी एसेट फंड ने लास्ट 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, वो शायद इंडस्ट्री का बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है। वो हर कैटेगरी को बीट करके गया है, स्मॉल, मिड, लार्ज, ब्रॉडली। फ्यू एक्सेप्शंस कुड बी देयर बट ब्रॉडली क्वार्टाइल नंबर 1 फंड है और मोस्ट प्लेसेस पे नंबर 1 है। ओके, नंबर 1 की इंपॉर्टेंस नहीं है, क्वार्टाइल 1 की इंपॉर्टेंस है। ओके, अब उसका रिटर्न्स अच्छा आया। तो कल मेरे को किसी ने पूछा भई कि आपकी बात बराबर है, आपने बीट किया। बट उसने ये नहीं समझा कि मैंने कम रिस्क पे इसको बीट किया। ये मल्टी एसेट में मेरा बीटा तो सिग्निफिकेंटली लो था ना, 0.6 0.65 था। वेयर मेरे बाकी इक्विटी का बीटा तो 0.94 और 1.02 था, 1.02 था। तो रिस्क तो किसी ने देखा ही नहीं। ओके? लोगों ने रिटर्न्स एप्रिशिएट किया, हाँ, बराबर का रिटर्न दिया, उससे बेटर दिया। बट उनको मैंने समझाया कि बॉस ये रिटर्न तो अच्छा है, इसमें रिस्क भी कम था। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न में इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। अब ये थीसिस बहुत कम लोगों को समझ में आती है। जैसे एग्ज़ाम्पल दें, रिस्क की हम बात करें कि जैसे हमने अपने फंड चालू किया था, तो बहुत लोगों के क्वेश्चन आए थे कि आपका कौन-सा फ्लैगशिप फंड होगा? हर हाउस का एक फ्लैगशिप फंड बिल्ड हो जाता है। पहली बात तो वो थीसिस ही बोगस है मेरे लिए, बट अब कांसेप्ट है तो है। तो मैंने उनको बोला था कि हमारे लिए सबसे बड़ा फंड अगर कोई मेरे को पूछेगा कि हमारे 10, 12, 15 साल करियर में क्या बड़ा हो सकता है? तो हमने बोला था मल्टी एसेट सबसे बड़ा फंड होगा आपका। लोग हमको मल्टी एसेट फंड से पहचानेंगे, हमारा वो फ्लैगशिप होगा। क्यों हमने मल्टी एसेट बोला? कि मल्टी एसेट में आपका रिस्क प्रोफाइलिंग कम हो जाता है, आप रिस्क ज़्यादा अच्छे से मैनेज करते हो। जब आपको खाली लेट्स से एग्जांपल कोई इक्विटी प्रोडक्ट, तो आप इक्विटी में ही फ्लेक्सिबिलिटी है। चाहे आप फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, लेकिन आपको फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ़ इक्विटी की ही है। एसेट क्लास के मूवमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है? अभी सेबी ने दे दिया है कि आप प्रेशियस मेटल को भी इक्विटी फंड में ले सकते हैं, जो हम लोग ऑप्टिमाइज़ करेंगे राइट टाइम पे। अब इक्विटी का है, तो इक्विटी का सर्टेन रिस्क है। जब हमको सेक्टर रोटेशन की बात समझ में आती है, स्टॉक रोटेशन की बात समझ में, एसेट एलोकेशन की बात पेपर पे रह जाती है, ओके? कुछ लोग इंडस्ट्री में एसेट एलोकेशन पे वेटेज दिया और अच्छा काम किया। अब एसेट एलोकेशन में ऐसे मनी मैनेजर हमारे पास क्या फ्लेक्सिबिलिटी, हाईएस्ट फ्लेक्सिबिलिटी है, ओके? हम कभी भी किसी भी एसेट क्लास में शिफ्ट कर लेते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में तो हमको 10% का रिस्ट्रिक्शन है, हमको 10% मिनिमम मेंटेन करना है। प्रेशियस मेटल 10% फिक्स इनकम या फर्स्ट इक्विटी, फिर भी काफ़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी थी। अब जैसे क्यूसिप का प्रोडक्ट आया, इसमें हम लोगों को सेबी ने और बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है, ओके? हम 0 टू 100 कर सकते हैं। मैं 100% गोल्ड खरीद सकता हूँ, 100% क्रूड खरीद सकता हूँ, 100% कैश रख सकता हूँ, 100% इक्विटी खरीद सकता हूँ, 100% स्मॉल कैप खरीद सकता हूँ। आपका रिस्क ऑन, रिस्क ऑफ का कैसा एनवायरनमेंट है, आप मैक्रो एनवायरनमेंट को समझिए। इसलिए हम लोग एडाप्टिव एसेट एलोकेशन की बात करते हैं कि भई मैथमेटिकली नहीं जाते हैं कि मार्केट में क्या प्रिवेल हो रहा है। आप पहले मैक्रो को डाइजेस्ट करिए, आपका सराउंडिंग में क्या है, उसके हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को अडॉप्ट करिए, ओके? तो अभी मैं जैसे आपको एक मल्टी एसेट का एग्ज़ाम्पल दिया। अब इस प्रोडक्ट में देखिए हमारा क्या ब्यूटी है, हमें एसेट एलोकेशन का फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई, रोटेशन की फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई, हमें इसमें लॉन्ग ड्यूरेशन डेट खरीदना है, सिर्फ़ लिक्विड फंड में रखना है या सिर्फ़ कैश रखना है, हमारे पास 100% फ्लेक्सिबिलिटी है। क्योंकि कभी-कभी एनवायरनमेंट में मेक सेंस बनता है कि आप शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में ही रहें, ओके? कोई अपॉर्च्युनिटी आती है कि लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन अच्छा है। अब प्रोडक्ट में फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर मेरे को इक्विटी नहीं समझ में आता है तो मैं इसमें पूरा पोर्टफोलियो भी हेज कर सकता हूँ और इसके अलावा मैं 25% नेकेड शॉर्ट भी बिल्ड कर सकता हूँ। अब ये जो कांसेप्ट है नेकेड शॉर्ट का, ओके? सेबी के इसको रेगुलेशन में हम लोग उसको डेरिवेटिव के अनलिवरेज, ये लिवरेज के एंगल से नहीं समझाते हैं, समझना है कि डेरिवेटिव आपका एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है। हमको सेबी ने क्या इंस्ट्रक्शन दी है, आप लिवरेज नहीं कर सकते। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट को जब आप लिवरेज करते हो तो आपका रिस्क बढ़ता है। लेकिन एक माइंडसेट है डेरिवेटिव है, नहीं लेना, डेरिवेटिव में रिस्क है। अरे भैया वो तो रिस्क का टूल है, रिस्क को कंट्रोल करने का टूल है। तो आपको क्यूसिफ में हमको 25% नेकेड शॉर्ट का ऑप्शन दे दिया, मैं कवर्ड कॉल कर सकता हूँ। कोई सेक्टर मुझे खराब लगता है, मैं उसको शॉर्ट कर सकता हूँ। हम शॉर्ट करके अल्फा कैसे जनरेट करें, ये माइंडसेट अभी नहीं है इंडिया में। हम लोग को लॉन्ग करके ही सिखाया गया है कि लॉन्ग करके ही पैसा बनता है, ओके? जैसे एग्ज़ाम्पल था, अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया तो हमने पूरा 25 नहीं किया, हम लोग 9% तक गए, 12% तक गए, 9 एवरेज 9 के ऊपर हम लोग नहीं गए, क्योंकि हमारी टीम को भी टाइम लगता है।
कि आपने लॉन्ग करके कोई लॉस हो गया तो एक्सेप्टेबल है, हमने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, ठीक है, मार्केट वॉलेटाइल है। बट आप जब शॉर्ट करते हो या हेज करते हो और उसमें लॉन्ग हो जाता है तो लोगों को माइंड से अरे! पैसा लग रहा है इसमें। भाई इंश्योरेंस का तो कॉस्ट देना पड़ता है ना, ओके? आप इंश्योरेंस के खरीदते ही थोड़ी आपका एक्सीडेंट हो जाएगा कि आपको बेनिफिट मिलेगा। आप इंश्योरेंस एक्सीडेंट होने के लिए नहीं खरीदते, आप उसको हो गया तो प्रोटेक्ट करने के लिए खरीदते हैं। वो माइंडसेट डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट पे अभी लोगों का नहीं है। लोग उसको कॉस्ट देखते हैं, अरे प्रीमियम मेरा वेस्ट हो गया, ओके? जिस दिन लोगों को ये समझ में आने जाएगा कि ये अगर मैंने आधा टका दे दिया और पोर्टफोलियो हेज करा, तो हम प्रिंसिपल को तो प्रोटेक्ट करेंगे ना। अब जैसे बहुत से लोग हमारे पास हम लोग करते थे, ने तो बहुत से लोग आते हैं कि सर आपने हेज क्यों करते हो? हमने तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा दिया, आपने हेजिंग क्यों की? जब कॉल सही हो जाता है तो कोई बात नहीं करता है। कॉल गलत हो जाता है तो हमको भी लेक्चर सुनने को मिलता है। सर आपको तो मैंडेट ही नहीं था, हमने तो लॉन्ग के लिए पैसा दिया था, हमने कब बोला? बाज़ार खराब हो जाएगा तो हम विथड्रॉ कर रहे हैं। सो वो जो उसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा। मेरा इतना ही सा पॉइंट है कि रिस्क को लेके जो अंडरस्टैंडिंग है, वो नहीं है। अब जैसे एसआईएफ प्रोडक्ट आया, क्या होता है एसआईएफ? स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स। ग्लोबली मार्केट काफ़ी इवॉल्व्ड हो गए। हम लोग अभी स्टिल इमर्जिंग मार्केट बोलते हैं। हम लोग अभी भी इवॉल्व नहीं हुए हैं, इसलिए इमर्जिंग है। बट मैं फिर भी मानता हूँ इंडिया काफ़ी इवॉल्व हो चुका है। कोरिया को भी हम इमर्जिंग मार्केट रखते हैं, लेकिन वो एक्चुअली वो डेवलप्ड मार्केट है। चाइना भी लार्जली इवॉल्व हो चुका है। तो जब हम एसआईएफ की बात करते हैं और ग्लोबली जिसमें इसको बोलते हैं कि वेल्थ प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स आ गए हैं, कि आप एक पैसा जब बन जाता है तो लोगों का ग्रीड कम हो जाता है। उनको प्रिज़र्व करने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ओके? ये बात गलत है, जैसे लोग बोलते हैं कि रिटेल को रिस्की प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहिए। एक्चुअली रिटेल सबसे ज़्यादा रिस्क लेता है, क्योंकि उसकी वेल्थ नहीं बनी है। इसलिए वो ऑप्शन में आएगा, फ्यूचर में करेगा ट्रेड। वो वेल्थ बनाने की कोशिश करता है और जितना बड़ा आदमी जिसकी जितनी बड़ी वेल्थ है उसको प्रिज़र्व करने की कोशिश करता है। वो 10-12% से भी बहुत खुश है, 8% से भी खुश है, क्योंकि उसको पता है इतने बड़े बेस पे मेरे को 8-10% मिल रहा है। जिसका बेस ही छोटा होता है, वो रिस्क ज़्यादा लेता है। ओके? अब इस बैकग्राउंड को हम लोग समझते हैं, जब हम लॉन्ग शॉर्ट प्रोडक्ट्स आते हैं या हम किसी को शॉर्टिंग करने का ऑप्शन मिलता है, तो ये क्या प्रोडक्ट है? वेल्थ प्रिजर्वेशन प्रोडक्ट है। इसको काफ़ी जगह एब्सोल्यूट रिटर्न प्रोडक्ट बोलते हैं, कोई इसको लॉन्ग शॉर्ट प्रोडक्ट बोलता है, कोई इसको बीटा मैनेजमेंट प्रोडक्ट बोलता है। वेरियस नेम्स आप दे सकते हैं इसको। अ, पॉपुलर नेम हेज फंड है, जो शायद यहाँ पे बहुत लोगों को एलर्जी है हेज फंड के नाम से। ओके? हेज फंड मीन्स समथिंग नॉट राइट। ओके? परसेप्शन का मैटर है। जैसे मैंने आपको बोला डेरिवेटिव का नाम बोलो तो लोगों को लगता है कि अरे ये तो रिस्की चीज़ है। ये तो डेरिवेटिव में इन्वेस्ट करता है। ओके? हमारा रिस्क का मैनेजमेंट का टूल है। तो हमारे यहाँ फ्लॉ एजुकेशन का है। क्योंकि कुछ महानवी लोग बता जाते हैं कि रिस्क है। अब जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं वॉरेन बफे का, बहुत रिस्पेक्टेड नेम है। वो हमेशा बोलते हैं, क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट आर ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये उनका ही कोट है। ड्यू रिस्पेक्ट, ही इज़ द बिगेस्ट प्लेयर इन द डेरिवेटिव मार्केट ग्लोबली। क्यों? तो इंश्योरेंस रन करते हैं ना। इतना बड़ा इंश्योरेंस रन करते हैं तो बिगेस्ट प्लेयर तो वही है। फिर आप मेरे को लेक्चर देते हो कि यार डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। तो देखिए, पर्सपेक्टिव अलग है। अब लोगों ने वो पॉइंट पकड़ लिया। मुझे नहीं पता वो किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोला। वो कॉन्टेक्स्ट मुझे नहीं पता। अब वो लाइन को पकड़ के लोग बोलते हैं कि देखो वॉरेन बफे ने बोला है। यहाँ सब वॉरेन बफे की औलादे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म है सब कुछ। बट ऐसा नहीं है। वो जब पीरियड में आए थे तब वो अर्ली स्टेजेस में होता है, तब हम लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। आपकी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म नीड्स भी है ना। आप ये तो नहीं बोलोगे यार अपनी गर्लफ्रेंड को या वाइफ को कि यार अभी रुक, 6 महीने बाद पैसा सेव कर लेते हैं, तब तेरे को रेस्टोरेंट में ले चलूँगा। या 2 साल रुको, अभी सेव करते हैं, फिर मैं हॉलिडे पे लेके जाऊँगा। करेक्ट? आपका नीड है ना, तो आपकी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म नीड भी है। इसलिए हम जब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम बोलते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म और मल्टी डेकेड भी हम लोग रखते हैं पोर्टफोलियो। 20 तक हम लॉन्ग टर्म भी रखते हैं, जो हमें शायद 10-10 साल का व्यू लेते हैं हम लोग। बट बहुत पोर्टफोलियो, 30% पोर्टफोलियो ऐसा भी होता है जो शॉर्ट टर्म होता है। क्योंकि हमें अगर लॉन्ग टर्म थीसिस हमारी प्ले आउट नहीं हो रही, तो हमारा पूरा पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में तो डैमेज होगा। हमें कुछ अपॉर्च्युनिटी शॉर्ट टर्म के लिए पिक करनी है। इसलिए इसको लार्जर इंटरेस्ट में जब आप ऐड करो, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का आंसर मिलता है। ओके? अभी एग्ज़ाम्पल तौर पे पकड़ें, जैसे हम लोगों ने अभी परसों की फैक्ट शीट में लिखा कि इंडिया में
हमारा कैपिचुलेशन इंडेक्स इज़ टाइट। तो वी आर इन द कैपिचुलेटिव फेज़। आइदर बॉटम इज़ ऑलरेडी इन प्लेस और वी आर वेरी क्लोज़र टू बॉटम। और हमने फ़रवरी में आके बोला था, मार्च में बोला कि मार्च एंड तक एक बॉटम बनेगा, ओके? हमेशा अपना इंडिया में कुछ टैक्सेशन का एडजस्टमेंट होता है और एक इवेंट होता है हमेशा फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा-सा वीक होता है जिसको आप सीज़नैलिटी एनालिसिस में भी ऐड कर सकते हैं, बट उसके पीछे फैक्टर्स हैं, ओके? उसके अलावा हमारे डेटा पॉइंट्स थे कि हमें ग्लोबल कॉम्प्लेंसी दिखती थी, ओके? तो अब हमने उसमें लिखा कि दिस इज़ द टाइम टू कैपिटलाइज़ नॉट टू कैपिचुलेट। वर्स्ट इज़ बिहाइंड अस बट बेस्ट इज़ येट टू बिगिन। तो इस आपने एनालिटिक के साथ बोला क्लैरिटी है। अब ये सिचुएशन में आप देखिए, लोगों के हाथ-पैर फूले हुए हैं, ओके? लोग वॉमिट कर रहे हैं मतलब गिव अप स्टेज पे आ चुके हैं कि मैं एसआईपी बंद कर देता हूँ, मैं पोर्टफोलियो बेच देता हूँ, ओके? अब यहाँ पे एनालिटिक्स में आपको हेल्प करता है मैच्योरिटी के साथ कॉल लेने में, कि जब मेरे को साइन्स ऑफ कैपिचुलेशन दिख रहे हैं, तो मैं लूँगा ना, मैं इक्विटी एक्सपोज़र हमने बढ़ाया है, हमने स्मॉल कैप का भी एक्सपोज़र बढ़ाया। 2 साल पहले मैं आके बोलता था कि रिस्क है, ओके? और उस पीरियड में हमने क्लियर बोला रिस्क है और हम थोड़ा जल्दी थे रिस्क की कॉल देने में, हमने अंडर परफ़ॉर्म भी किया उसके कारण, ओके? अब बहुत लोगों को एतराज़ था, अरे आपका 5 साल का बहुत 4 साल, 5 साल का बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस था, 1 साल आपने 1.5 साल अंडर परफ़ॉर्म कर दिया। क्या चेंज हो गया? भई चेंज कुछ नहीं हुआ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स आए थे। हमने शायद ज़्यादा कंज़र्वेटिव हो गए, हमको लगा प्रिज़र्व करना चाहिए और वो साइकिल 6 महीने आगे चली गई। उतना परफेक्ट तो हम भी नहीं हैं। लेकिन हमने एक अर्ली स्टेज पे कॉल लिया और हमने उसमें लिखा है कि इस समय लिक्विडिटी इज़ प्राइम, सेफ्टी इज़ सेकेंडरी एंड थर्ड इज़ योर रिटर्न्स। जब रिस्क ऑफ में ये रिस्क ऑन होता है, तो हमारा रिस्क का एंगल सेफ्टी लास्ट हो जाता है, लिक्विडिटी सेकंड हो जाता है, रिटर्न टॉप में चला जाता है। ओके? तो अगर हम इसको चेंज कर पाएँ और प्ले कर पाएँ, तो आपको एक साइकोलॉजिकली इफेक्ट फ़ायदा मिलता है। देखिए, ये पूरा जो स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट का गेम है ना, बहुत पेशेंस का गेम है, जो हम लोग बोलते हैं। बट पेशेंस से ज़्यादा ये एक मेंटल गेम है और बहुत लोग इस मेंटल गेम में हार जाते हैं। ओके? क्योंकि उनको उस तरह का स्ट्रेस नहीं ले पाते। ओके? वो उस तरह के से हम लोग जिसे बोलते हैं कि वोलेटिलिटी आती है, तो बहुत लोग बोलेंगे अरे वोलेटाइल है थोड़ा सेटल होने दो। आई विल बाय 5% 10% हायर लेट दिस डस्ट सेटल डाउन। फॉलिंग नाइफ हम कैच नहीं करेंगे, ठीक है? एक जनरल आपको स्टेटमेंट मिलेंगे। हम लोग का थोड़ा अलग अप्रोच है। वी थिंक वी थ्राइव वोलेटिलिटी। हमें वोलेटिलिटी में बहुत मज़ा आता है। हमें अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है, ये बेच दो, वो खरीद लो। जब मार्केट वोलेटाइल होता है तो आपका रियल एज आता है। एक होता है वोलेटाइल और एक होता है वन वे कोलैप्स। कोलैप्स में सबको डैमेज होता है। बट जब मार्केट कहीं नहीं जाता और शार्पली 10% ऊपर 5% नीचे जैसे बीच में सिल्वर में हो रहा था, गोल्ड सिल्वर में इस साल। हमने बिगिनिंग ऑफ द ईयर बोला था इस साल क्रिप्टो जैसा एक्टिविटी आपको प्रेशियस मेटल में मिलेगा। जो लोगों को बहुत सेफ्टी दिखता था वो प्ले आउट हुआ और हमने वर्चुअली टॉप पे गोल्ड बेचा 5500 पे, सिल्वर अपने पोर्टफोलियो में 111 पे। ओके? वो क्यों बेचा? कि टाइमिंग। ओके। अब जैसे जिसको मैंने बोला फोर्थ डायमेंशन टाइम है। टाइमिंग हमारे लिए रिस्क मैनेजमेंट टूल है। टाइमिंग हमारे लिए एक एनालिटिकल टूल है। बहुत से लोग मैं देखता हूँ लिखते हैं हमारे ऊपर, अरे ये लोग तो ट्रेडर है, ये लोग तो टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं। दुनिया वॉरेन बफे सिखा गए नोबडी कैन टाइम द मार्केट। करेक्ट? जब आपको जो जैसा मौका मिलता है वैसा लोग कोट कर देते हैं, ठीक है? बट फैक्ट रिमेन है कि एवरीबॉडी वांट्स टू टाइम द मार्केट। एवरीबॉडी वांट्स टू बी एट राइट प्लेस राइट टाइम। कौन सा ह्यूमन बीइंग है जो ये इस चीज़ को डिनाई करेगा? आप मीडिया में एक्सेप्ट नहीं करोगे, रियलिटी ये है कि आप भी टाइम करने की कोशिश कर रहे हो। आपसे हुआ नहीं वो हकीकत है, लेकिन टाइम तो आपने भी करने की कोशिश करी ना। तो टाइमिंग को जिस दिन हम रिस्क मैनेजमेंट के एंगल से समझना स्टार्ट करेंगे, यू विल बी विनर। हमारे यहाँ प्रॉब्लम कहाँ है कि हमको ये जो थीसिस समझाई गई है, टाइमिंग इज़ रॉन्ग, नोबडी कैन द मार्केट, टाइम इन द मार्केट इज़ इम्पोर्टेंट। आई एग्री टाइम इन द मार्केट इज़ इम्पोर्टेंट। टाइम इन द मार्केट से आपको मैच्योरिटी आती है। जिसने जैसे मैं 92 से अपने मार्केट में हूँ, ओके? तो मैंने हर्षद फेज़ भी देखा। मैंने 2000 केतन फेज़ भी देखा और डॉट कॉम बबल भी देखा, ओके? हमने 2008 का लीमैन क्राइसिस या लिक्विडिटी क्राइसिस भी देखा। 2018 का क्राइसिस देखा, 2020 का देखा, ओके? और शायद 87 का क्राइसिस हम कॉलेज में थे, ओके? हमने उस चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया और फ़ील किया। जब आप मार्केट में होते हो तो आप ट्रेड करते हो, आपके पास प्रेशर होता है, आप समझते हो, कोई ना कोई फ़ॉर्म में तो मार्केट में रहे ना हम लोग, ओके? उस चीज़ को हमको बेनिफिट मिलता है।
ओके? अब जैसे आज का ही माहौल पकड़ें, हम डेटा वाले लोग हैं, हम डेटा एनालिटिक्स करते हैं। इस समय हमने हमारे पास भी 18-20% कैश था, आज हम 2-3% पे आ गए। हमने डिप्लॉय किया, इस अपॉर्च्युनिटी को कैपिटलाइज़ किया, फॉल तो हमारा भी आया, ओके? लेकिन अगर यहाँ से बाज़ार बढ़ा और हमारा जो थीसिस है, तो हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। बहुत लोग आके जो सक्सेसफुल हो गए कि भई मैंने कॉल ले लिया था कैश का, उन्होंने और कैश बढ़ा दिया। फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि देखो मेरा कॉल ठीक गया, अब तो मैं और कैश बढ़ा रहा हूँ। ये बाज़ार बहुत खराब लगता है। जब वो क्या होता है कि बायसेस क्रिएट हो जाते हैं, जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं कोई एक कॉल तो आपको कैरिड अवे नहीं होना है। वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आपको यूटिलाइज़ करना है अपनी पोज़ीशन को अनवाइंड करने में या रिवर्स करने में। क्योंकि ये व्यू हमेशा नहीं रहने वाला है। जैसे वोलेटिलिटी होती है, वोलेटिलिटी कुछ दिन स्पाइक करती है, फिर सेटल हो जाती है, ओके? हमको वो समझना है कि वोलेटिलिटी अभी जैसे 30% के आसपास आ गया था अपना इंडिया विक्स, तो 15% शार्प फॉल आया एक दिन। कल बाज़ार जब घटा भी परसों, कल मॉर्निंग में, तो विक्स स्पाइक नहीं हुआ। एक साइन है कि कहीं बाज़ार में ठहराव आ गया, ओके? अब हम इसको बिहेवियर तरीके से देखना स्टार्ट करते हैं कि बाज़ार खराब हुआ और विक्स स्पाइक नहीं हुआ। इसका मतलब जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो पैनिक नहीं कर रहा है, उसको स्टेबिलिटी दिखती है आगे, इसलिए जाके वो पुट नहीं खरीद रहा है। अब रिटेल इस चीज़ को नहीं समझता या बहुत सारे एक्सपर्ट लोग भी इसको नहीं समझते, उन्होंने कभी ऑप्शन ट्रेड ही नहीं किया है। ऑप्शन इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, यू नो। हम लोग बोलते हैं वोलेटिलिटी इज़ द इनविजिबल एनिमल, यू मेक वोलेटिलिटी एज़ योर बेस्ट फ्रेंड। इसको आप टेम कर लोगे ना तो आपको लाइफ में पीस आ जाएगा। बट बेस्ट फ्रेंड बनाएँगे कैसे? तो उसको आपको टेम करना पड़ेगा, वो कैसे टेम होगा? इसलिए मैंने बोला है मेंटल गेम, ओके? वो एनालिटिक्स से ट्रेन होता है और आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस से समझ में आता है। कि अभी जैसे क्लासिक एग्ज़ाम्पल देखें, जुलाई 2024 में मैंने आपको बोला बेस्ट ऑफ द ग्लोबल फर्म के इंडिया अपग्रेड्स थे। लास्ट 2 महीने में देखो बेस्ट ऑफ द ग्लोबल फर्म के इंडिया के डाउनग्रेड्स आ गए। सबने डाउनग्रेड कर दिया, ओके? अच्छा ये कौन डाउनग्रेड कर रहा है? भैया हम लोग किसी ऑर्गनाइज़ेशन का मज़ाक नहीं उड़ा रहे। अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं? ह्यूमन साइकिल। ह्यूमन ही लोग तो इन्वॉल्वड है ना। हमको लगता है कि वो एनालिस्ट है, बहुत रेटेड एनालिस्ट है, बट वो भी तो पहले ह्यूमन बीइंग है ना। जो आपको दिख रहा है, उसको दिख रहा है, उसको शायद ज़रूरत से ज़्यादा दिखता है, क्योंकि उसका बिज़नेस है ये, उसका रिस्क समझने का, तो वो पैनिक में आता है। जब आपके अपग्रेड, डाउनग्रेड्स आते हैं, तो एनालिस्ट का माइंडसेट उसमें होता है, उसका बिहेवियरल डिस्टर्बेंस आता है। 30% गिरने के बाद ही क्यों डाउनग्रेड्स आते हैं? टॉप पे डाउनग्रेड्स तो आते नहीं हैं, बहुत ही रेयर आते हैं टॉप में। बॉटम में अपग्रेड्स आते ही नहीं हैं, 30% बाज़ार बढ़ जाएगा, तो अपग्रेड्स आ जाएँगे। यही लोग आके आपको 6 महीने बाद बोलेंगे, "अरे! इंडिया इज़ रिकवरी पाथ पे अरे 30% बढ़ गया भई बाज़ार नहीं। 30% नीचे तो आपने सेल डाल दिया था। 30% ऊपर आपको अच्छा लगता है तो आपने तो 60% का लॉस हो गया। करेक्ट? अब ये चीज़ आप कैसे हम लोग तो एनालिटिक्स हम लोग उसपे एनालिटिक्स बनाते हैं। इसलिए हमारी कंपनी का नाम है क्या? क्वांट। वी क्वांटिफाई एवरीथिंग। वी डू बिहेवियर एनालिसिस, वी डू क्वालिटेटिव वर्क, वी डू क्वांटिटेटिव वर्क। बट हर चीज़ को क्वांटिफाई करो। फियर एंड ग्रीड को क्वांटिफाई करो तो आप विनर हो। आपको जैसे लगता है कि मेरे को लगता है, लगने की वैल्यू नहीं है। करेक्ट? हुँ, लगने को क्वांटिफाई कर सकते हो क्या कि आपका ग्रिड कितना है और वो आप कर सकते हो। अगर कोई जैसे मेरे को एग्ज़ाम्पल लोग पूछते हैं कि सर हम कैसे इसको समझें? तो मैं इनको बोलता हूँ कि देखो पीक ऑफ द मार्केट में हर इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट हाईएस्ट होता है। ओके? और हर आदमी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जाता है, जब वो रियलिटी में नहीं है। और फिर वो 6 महीने बाज़ार खराब होता है और पैनिक कर जाता है। क्योंकि यही बंदा 6 महीने पहले बोला है मैं तो लॉन्ग टर्म हूँ, मेरा रिस्क एपेटाइट है, मेरे को इक्विटी में सब डालना है। ओके? तो मैं उनको बोलता हूँ कि भई अगर आपने साइकिल्स देखी हैं, तो आप देखिए आपने 2000 में कैसे रिएक्ट किया था। अगर आप हर्षद पेज में नहीं थे, शायद बहुत लोग नहीं थे। अ, आपने 2018 में क्या किया अपने पोर्टफोलियो में? जब कोविड आया तो 2020 में आपने क्या किया? आपने बॉटम में निकाला कि आपने ऐड किया? ओके? अगर आपने बॉटम में निकाला तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो ही नहीं। आपका रिस्क एपेटाइट है ही नहीं। आप अपने एक्शन से आप अपना रिस्क एपेटाइट को मेज़र कर सकते हो। भई आपने कैसे रिएक्ट किया? आपका वेल्थ मैनेजर नहीं बताएगा आपको। ये आप ही बताओगे कि आपने क्या किया क्योंकि आप उसको भी सही चीज़ें बताते नहीं हो। कोई भी आदमी अपनी वीकनेस कभी नहीं बताता है। वो अपनी सक्सेस ही हमेशा हाइलाइट करता है। वो ह्यूमन साइक है। वीकनेस नहीं बताएगा। वीकनेस उसको लगता है कि वो एक्सपोज़ हो जाएगा। ओके? मेरे को बाज़ार में कोई बहुत कम लोग मिलते हैं बोलते हैं कि मेरा लॉस हो गया। हर आदमी आके समझाता है मैंने इसमें पैसा बनाया, उसमें पैसा बनाया, वो मेरा बहुत अच्छा हो गया। लॉस होता है तो चुप हो जाता है।
ओके? अब जैसे हम लोग कोई फंक्शन में गए रिसेंटली, जब मार्केट एनवायरनमेंट खराब होता है तो मार्केट को छोड़ के सब बात करती है। और यही तेजी का मार्केट होता है तो क्या लगता है बॉस, क्या लेने का? क्या देखने का? क्या चीज़ देखनी चाहिए यहाँ से? यहाँ से क्या चेंज करें? एक्साइटमेंट है ना? तो आप अब ये बिहेवियर ऑब्जर्वेशन है, ओके? अब टैक्सी वाला भी आपको पूछ लेता है, "सर आप मार्केट में हो, क्या ले लूँ? मैं कोई एसआईपी स्टार्ट कर लूँ?" ओके? हम लोग जाते हैं तो इधर-उधर मैं जाता हूँ तो लोगों से बात करता हूँ। अभी नए शहर में आए तो पर्सपेक्टिव मिलता है, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव मिलता है, वहाँ का कल्चरल फ़ील मिलता है कि क्या मैं लोकल लोकल फूड, लोकल वाइन, लोकल बियर वाला आदमी हूँ, तो मैं हर चीज़ लोकल टेस्ट करता हूँ, इंडिया हो या अब्रॉड हो। ओके? आपको उस सोसाइटी से, उस कल्चर से कनेक्ट करने में तभी समझ में आता है जब आप उनके साथ इंटरैक्ट करते हो, उनका खाना खाते हो, ओके? अदरवाइज़ हमारे इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम लिमिटेड चीज़ें खाते हैं, ओके? तो वो आधी चीज़ों को फिर आप ह्यूमन साइक को समझ नहीं पाओगे क्योंकि आपकी स्टार्टिंग पॉइंट अरे! ये तो ना है, ये तो मुझे करना नहीं, ओके? तो मैं थोड़ा आर्मी बैकग्राउंड से आता है तो हमको हर चीज़ सिखाई गई है भई सर्वाइवल इज़ इम्पोर्टेंट। आप मेरे क्लोज़ फादर के फ्रेंड थे, कर्नल मान थे। मैंने उनको सिखाया, ही ऑलवेज़ से सन यू हैव टू ईट। तो मैंने ना उन्होंने मेरे को हर चीज़ टेस्ट कराई, ओके? और हर पॉसिबल चीज़ मेरे को टेस्ट कराई जो हम शायद नाम भी नहीं लें। उसका एडवांटेज क्या हुआ, एक पर्सपेक्टिव मिला, मेरी हेट्रेड फीलिंग चली गई। मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन अब मैं उस चीज़ को मेरे बाजू में बैठे बीफ भी खा लेगा तो मुझे हेट्रेड नहीं है उसके से, वो पोर्क भी खाएगा तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं है उससे कि भई मैं इसके साथ नहीं बैठ सकता, ओके? हमारे कल्चर में नहीं आता है। मेरी हेट्रेड खत्म हो गई, तो मैं उसके संग इन्वॉल्व हो सकता हूँ, मैं उसके साथ एंगेज करके बात कर सकता हूँ। तो सेल साइड भी किया है, तो क्लाइंट से आप एंगेजमेंट कैसे रखोगे? आपके डिनर टेबल जहाँ पे मैक्सिमम एंगेजमेंट होता है, वहीं पे उसको फीलिंग आए कि ये थोड़ा अलग ढंग का आदमी है, हमारे से जेल ही नहीं होगा कभी, ओके? तो आप उससे कनेक्ट भी नहीं कर पाओगे कभी। तो वो एक फीलिंग खत्म हो जाती है, इसलिए हम लोगों को जैसे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें समझाई गई हैं कि आप कोई लव और हेट्रेड वाला रिलेशनशिप रखो ही नहीं मार्केट में। बहुत लोग बोलते हैं ये तो मैं कभी लूँगा नहीं, ये तो मुझे कभी देखना नहीं है, ये तो कभी होगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता लाइफ। लाइफ प्रोबेबिलिटी का गेम है। हमें क्या देखना है, हर चीज़ के भाव से आप व्यापार करो। कोई चीज़ भाव से महँगी है, कोई चीज़ भाव से सस्ती है। जब सस्ती है और आपको लगता है कि यहाँ से वैल्यू है, हमको क्या देखना है, हमें डाउनसाइड देखना है, यहाँ से मेरा कितना खोने का है। हर आदमी लेता है तो ये पहले सोचता है कि इसमें कमाने का कितना है? कितना बन सकता है इसमें? ओके? मैक्सिमम लोग रिसर्च रिपोर्ट क्या आती है, अपसाइड टारगेट देते हैं। बाकी नीचे रिस्क लिख देंगे, ये रिस्क है। बट डाउनसाइड रिस्क नहीं लिखते कि इसमें 30% का लॉस भी हो सकता है। 30% अपसाइड का टारगेट आता है, 30% डाउनसाइड नहीं लिखता है कोई। करेक्ट? मैं आपको एक छोटा-छोटा ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। तो हर आदमी रिटर्न्स देखता है, रिस्क नहीं देखता है। जिस दिन हम रिस्क को समझना स्टार्ट करेंगे, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बोला बिहेवियर साइड, जब आपके घर में डिस्कशन स्टार्ट हो जाए, ओके? फीमेल मेंबर जो मार्केट में नहीं है, वो बात करना। गुज्जू फैमिली छोड़ दीजिए, उनके यहाँ तो फीमेल्स भी ट्रेड करती हैं, ओके? तो उनकी बात नहीं कर रहा है। आपकी क्लोज़ फ्रेंड सर्किल जैसे मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड कभी-कभी फ़ोन कर लेते हैं बाज़ार में, "अरे! सन्नी बाबू कुछ बताओ क्या करने का है?" ओके? मार्केट को अच्छा लगता है। तो वो कब होता है? वो पीक ऑफ द साइकिल पे आता है। जो एफडी वाला आदमी है, जो लोग मेरे को पता है लोगों ने एफडी तोड़ के म्यूचुअल फंड में पैसा डाला या एफडी तोड़ के इक्विटीज़ में रिस्क लिया। म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटीज़ भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप ऊपर भी ले लिया है तो आपके पास 6 साल का पेशेंस, आप 6 साल के बाद तो आपको पैसा बना के ही निकलोगे आप। हम लोगों ने एक एनालिसिस किया था। आप किसी भी साइकिल पे आओ लेकिन अगर आप 6 साल होल्ड करने की एबिलिटी रखते हो अनलेस स्टॉक एकदम ही कचरा है, तो उसकी बात नहीं है। आप पैसा बनाओगे। लेकिन जब आप टॉप पे आते हो, बॉटम पे उतर जाते हो, तो आप तो इन्वेस्टर हो ही नहीं। आप तो ट्रेडिंग के एंगल से आए थे, आपने ट्रेडिंग की अपॉर्च्युनिटी ढूँढी, ओके? अब जैसे बहुत से लोग एक और मैं हमेशा एक बात समझाता हूँ कि जैसे आपके यहाँ लोग जुड़े हैं, इन्वेस्टर हैं, तो जैसे एक मज़ाक उड़ता है कि रिटेल बेचता है, रिटेल की सेलिंग नहीं है, वो एचएनआई की सेलिंग है। एचएनआई कभी इन्वेस्टर नहीं है, ओके? इन्वेस्टर वो है जो अपनी सेविंग से पैसा डालता है। बाकी एचएनआई और कॉर्पोरेट्स और फैमिली ऑफिस के लिए बिज़नेस है, ओके? बिज़नेस का ट्रीटमेंट और इन्वेस्टर का ट्रीटमेंट बहुत अलग होता है। बिज़नेस का ट्रीटमेंट आपके एक्सेल शीट पे होता है कि मैंने इतना कैपिटल लगाया था, इतना मेरा बन रहा है और इतना घट गया, मुझे रिस्क दिखता है, तो यहाँ से हट जाओ, ओके? रिटेल इन्वेस्टर लॉस पे बेचता ही नहीं है, वो एवरेज करता है, वो और इन्वेस्ट करता है क्योंकि वो 5 साल, 10 साल के लिए होराइज़न से लगा रहा है। इसलिए इस बार बहुत सारा पेशेंट लोगों का टेस्ट हुआ, बोलते हैं अभी म्यूचुअल फंड में सेलिंग आ जाएगी। अब देखिए हमारा रिटेल इन्वेस्टर मैच्योर हो गया, जिस दिन बाज़ार गिरता है हमारे यहाँ फ्लो ज़्यादा आता है, ओके?
और बाज़ार बढ़ता है तो आउटफ्लो आता है। तो ये एक मैच्योरिटी इन रिटेल इन्वेस्टर की है जिसको हम लोग पहले मज़ाक में बोलते थे गाँव आ गया, गाँव टॉप पे आता है। तो गाँव हैज़ बिकम वेरी मैच्योर, ओके? इसलिए ये अलग ढंग का पर्सपेक्टिव हो गया। अब एक एक और लॉजिक को मैं समझाता हूँ, मैंने कई बार एग्ज़ाम्पल को कोट किया है, कि देखिए हर बुल मार्केट का एक बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक, हर बुल मार्केट का एक लीडर होता है। 2023 में जब जून 2023 में ग्लोबल रैली स्टार्ट हुई, इंडिया में भी स्टार्ट हुई, तो हमारा लीडर कौन था? एफआईएस थे। उन्होंने इंडिया को अपॉर्च्युनिटी में देखा। हमने फर्स्ट टाइम कैपिटल, टी रोड, जैनस ये सब के नाम सुने, कभी नाम ही नहीं पता थे हमको ऐसे भी ग्लोबल फंड से। उन्होंने वो पूरी साइकिल को कैपिटलाइज़ किया सितंबर 2007 तक। दे वर लीडर एंड दे मेड टन्स ऑफ मनी। जब लीमन क्राइसिस आया, तो सबसे ज़्यादा कौन डरा? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर डरा, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि उनकी लाइफ में ये पहली बार लिक्विडिटी क्राइसिस देखा। लोग लीमन क्राइसिस बोलते हैं, जीएफसी 1 बोलते हैं, मैं इसको लिक्विडिटी क्राइसिस बोलता है। इतनी बड़ी लिक्विडिटी क्राइसिस कभी लोगों ने देखी नहीं एक साथ। तो फ़ियर आ गया, ओके? अब उस फ़ियर में क्या हुआ? हर आदमी ने एक्सपोज़र बॉटम जब बना तो हिम्मत ही नहीं हुई लेने की, ओके? तो उस बुल रन में कौन लीडर इंडिया में बना? जब अप्रैल 2009 से रैली स्टार्ट हुई या 3 नवंबर से जो अर्ली स्टेज की रैली स्टार्ट हुई, उसमें एचएनआई फैमिली ऑफिस आया। उन्होंने बड़ी अपॉर्च्युनिटी देखी, ठीक? तो उस बुल रन के वो लीडर थे। उन्होंने बहुत पैसा बनाया, एब्सर्ड पैसा। जितना एफआई ने बनाया उससे कई गुना पैसा उन लोगों ने बनाया। वो साइकिल चली दिसंबर 2017 या जनवरी 2018 तक, ओके? उसके बाद वहाँ पे भी डैमेज हुआ। फिर कोविड आ गया। अब देखिए कोविड का मज़ा। कोविड में एचएनआई भी नहीं आया क्योंकि जितना आदमी बड़ा होता है और जितना उसके पास वेल्थ होती है, उसको अपनी उतनी लाइफ प्यारी होती है। उस हर जो फ़िल्दी रिच होता है, वो लॉन्जेविटी पे सोचता है। अब जिसकी बेसिक नीड फुलफिल नहीं है, वो सोचता है कि आज का मोमेंट्स का मैं कैसे मज़ा ले लूँ? मेरे तो लाइफ का पता नहीं ना मुझे ना, उसको लाइफ की इम्पोर्टेंस नहीं होती। एक्चुअली में कोविड में लोगों को इम्पोर्टेंस समझाया लाइफ का। लोग भाग रहे थे बस। आज कोविड में लोगों को फैमिली की इम्पोर्टेंस समझ में आई, जो पहले नहीं समझ में आई थी। तो मैं कोविड को बहुत अच्छा मानता हूँ कि एक लाइफ में हमारा रीसेट हो गया, लाइफ में हमारी थिंकिंग बदल गई कोविड से। जो लॉसेस हुए लाइफ के वो अलग चीज़ है। बट एक रेवोल्यूशनरी मोमेंट था। एक आई विल नॉट से रेवोल्यूट ट्रांसफॉर्मेशन का मोमेंट। एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। हम लोग की थिंकिंग चेंज हो गई। मेरी खुद की थिंकिंग में भी बहुत बड़ा चेंज आया। आज हम लोग सोचते हैं कि जितना चीज़ मैं ऑटोमेट कर सकूँ, जितनी चीज़ें मैं दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रखूँ, उतना मैं बिल्ड करूँ। ओके? क्योंकि वो चीज़ समझ में आया कि बॉस ऐसा भी हो सकता है कि आपकी डिपेंडेंसी इतनी जगह थी और आपको लैप्स हो गया सब कुछ हॉल्ट पे आ गया, ओके? तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हमने कभी नहीं सोचा था। तो अब हम कोविड पे आते हैं, मैं थोड़ा डाइग्रेस किया, ओके? अगर हम कोविड की बात करते हैं, तो कोविड के बाद क्या हुआ? रिटेल इन्वेस्टर घर बैठा हुआ था, उसकी सेविंग भी थी, खर्चे रिटेल इन्वेस्टर के खर्चे कहाँ होते हैं? ट्रैवल में बहुत बड़ा खर्चा होता है, रेस्टोरेंट में खर्चा होता है। इंडिया में खाने-पीने की इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं है। आप घर पे खाना-पीना खाओ तो आप बहुत ज़्यादा सेविंग कर सकते हो, ठीक है? वो रियलिटी में होता नहीं है, लेकिन उस पीरियड में हुआ। तो लोगों की सेविंग आई और लोगों ने खुद मार्केट में पैसा डाला। कोई एवेन्यूज़ नहीं थे, मार्केट करेक्ट हुआ। अब उस मार्केट में जब मजर मार्केट बढ़ा, तो एचएनआई की तो हिम्मत नहीं थी, इंस्टीट्यूशन भी नहीं थे, सब घबराए हुए थे। जितना बड़ा उतना घबराहट ज़्यादा और जितना आदमी छोटा उतना उसका एन्जॉयमेंट था। अगर आप लोगों को पूछोगे तो लोगों का बेस्ट फेज़ गया लाइफ में। 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने घर पे रहे, फैमिली के संग टाइम स्पेंड किया। जो शायद कहाँ मिलता है इतना समय 6-6, 8-8 साल भर घर से काम करने का अपॉर्च्युनिटी, ओके? वो लोगों ने बड़ा पैसा बनाया। जब उनका गेन आया, आज वो क्यों नहीं बेचते? आपको मैं रिटेल का एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हम लोग रिटेल इन्वेस्टर से डील करते हैं। उसका एम टू एम गेम इतना बड़ा है, वो 15-20% से हिलता ही नहीं है, ओके? क्योंकि उसके मल्टीपल टाइम्स हो गए हैं वो रिटर्न्स। तो उसको 15-20%, 30% के फॉल से कोई इम्पैक्ट ही नहीं आता है। उसको ये समझ में आ गया कि बॉस ये वेल्थ इफेक्ट जो होती है, वो लॉन्ग टर्म थीसिस उसकी अभी एक नई उसको एक जीवन दान मिला और थिंकिंग मिली। ये नई गुट्टी उसको मिल गई। अब उसने इसको डाइजेस्ट किया कि इसमें पैसा बनता है, तो अभी अब वो आपका कल्चर हो गया, ओके? अगर आप लाख रुपए कमाते हो, 70,000 रुपए ग्रोसरी में खर्च करते हो, तो आप 25,000 रुपए म्यूचुअल फंड में डालते हो और 5-7,000 रुपए आप इंश्योरेंस में डालते हो। ये थिंकिंग पहले नहीं थी। आप जैसे ईएमआई भरते हो, ऐसे आप म्यूचुअल फंड में इसलिए एसआईपी इतना चल रहा है, मंथली इतने बड़े फ्लो आते हैं, तो बहुत लोगों को ताज्जुब होता है। हर आदमी यही बोलता है, अभी म्यूचुअल फंड का फ्लो रुक जाएगा, अभी तो एफआईआईज़ की सेलिंग है, म्यूचुअल फंड वालों ने बेल आउट किया है, ये कब तक चलेगा? ओके, बट वो चल रहा है। वो चल इसलिए रहा है कि कल्चर चेंज हो गया है।
आपकी नीड हो गई है, सेविंग इज़ योर नीड नाउ। पहले लमसम पैसा जब आपके पास सरप्लस होता तो आप पैसा डालते थे। आज आपको वेल्थ का एक जर्नी समझ में आएगी कि मैं इतनी हर साल, हर महीने इतनी सेविंग करूँगा, तो मेरा ये लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है। ये थिंकिंग नहीं थी। ये पोस्ट कोविड आया। तो मैं बोलता हूँ ना, रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी कोविड इज़ आल्सो अ बिग बून। हमारी थिंकिंग चेंज हुई लाइफ में। हम ऐसा सोचते ही नहीं थे, हम ऐसा करते ही नहीं थे, ओके? आज इसलिए रिटेल इन्वेस्टर कमाएँगे, तो इम्पैक्ट नहीं आता। अब यही चीज़ें मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया, इसमें कोई मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं थी। बट एज़ अ हाउस हम लोग इस ह्यूमन साइक को भी नंबर में कन्वर्ट करते हैं, ओके? जैसे हमने बोला कि कैपेचुलेटिव मूव दिखता है, अभी सब लोग गिव अप मार रहे हैं, ओके? डाउनग्रेड्स आ गए हैं। आप एंकर्स का बॉडी लैंग्वेज देखो मीडिया में, घबराहट है। आप किसी को फंक्शन में लोग मार्केट की बात ही नहीं कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा घबराहट है। लोग मतलब सकते में आ गए जिसको बोलते हैं ना, वैसा शॉक है। ये अपॉर्च्युनिटी होती है। अब मैंने हम लोगों ने कल लिखा है कि बस आफ्टर फ्यू क्वार्टर यू विल रियलाइज दैट वाज़ द अपॉर्च्युनिटी। जब अपॉर्च्युनिटी आती है तो आपको छक्का मारना चाहिए। आपको हमेशा चौके-छक्के मारने की ज़रूरत नहीं होती ना। एनवायरनमेंट के हिसाब से आप प्ले करिए ना। कभी जब आपका पिच आपके अगेंस्ट में हो तो आपको चौका-छक्का नहीं मारना है, आपको अपना विकेट बचाना है उस समय। So according to this, the best time to तो invest in आई विल से markets? देखिए, ऐसा मैं डिफाइन नहीं करूँगा दिस इज़ द ओनली बेस्ट टाइम, Hmm. दिस इज़ आल्सो अनदर ग्रेट अपॉर्च्युनिटी, Okay. ओके? लाइफ में हर टाइम अच्छा है अगर आपका होराइज़न लंबा है, ओके? आपका होराइज़न को आपको समझ में चाहिए। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हर आदमी अपनी नीड्स को पहले समझे। उसकी नीड्स क्या है? उसको घर कब लेना है? उसका इन्वेस्टमेंट कब है? उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो को आप डिज़ाइन करिए। जिसको हम लोग बोलते हैं ना एसेट लायबिलिटी मिसमैच कि भई हमने पैसा शॉर्ट टर्म पैसा हमको मिल रहा था, उससे मैंने लॉन्ग टर्म लेंडिंग कर दी, ओके? आपकी इनकम आपको एक इस साल सपोज़ एक बड़ा बोनस मिल गया या मार्केट में आपने अच्छा पैसा कमा लिया, उसके दम पे आपने बड़ा घर का कमिटमेंट कर दिया। अब आप ईएमआई में फँस गए कि आपकी इनकम सपोज़ 50 लाख रुपए थी, ओके? उस साल कोई भी कारण से आपको और 50 लाख मिल गए, 1 करोड़ हो गया। आपने वो 1 करोड़ की प्लानिंग कर डाली आगे जाके, कि उसके हिसाब से मैंने लोन ले लिया। आपने 20 करोड़ का घर खरीद लिया कि मेरे को तो 1 करोड़ की इनकम है। रियलिटी में 50 थी, वो 50 तो सरप्लस आया था ना, वो बोनस था। बोनस हर साल तो नहीं आता है ना और उतना बड़ा हर बार नहीं आता है। तो वो प्लानिंग में लोग गलत हो जाते हैं कि लोग आज की इनकम को एक्स्ट्रापोलेट करके डिसीज़न लेते हैं। आपको कंज़र्वेटिव करना है कि भई मेरा इतना तो रहेगा, उसके हिसाब से मैं इसको डिप्लॉय करूँगा। ये थोड़ा-सा अगर आप रैशनल थिंकिंग करेंगे बैठ के, हर आदमी का अपना कैश फ्लोज़ है, हर आदमी का अपना इन्वेस्टमेंट होराइज़न है। किसी के पास ट्रेडिशनल घर है तो उसको घर लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग यंग हैं और बॉम्बे आते हैं, उनके पास घर की इम्पोर्टेंट होती है, बॉम्बे जैसा शहर घर में एक्सपेंसिव होता है, तो इसलिए बहुत लोग अर्ली स्टेज से घर की प्लानिंग करते हैं। कोई मीरा रोड से आता है, कोई दहिसर से आता है, ग्रेजुअली लोग साउथ बॉम्बे तक आते हैं। हम लोग करियर भी वैसे ही था, ओके। तो वो चीज़ को थोड़ा-सा अगर हम एनालाइज़ करेंगे ना, तो हम अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीज़न कर पाएँगे। बजाय तेज़ी है तो मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मंदी है तो फिर मैं भी बेच देता हूँ। आपने आपका घर फर्स्ट हाउस कब खरीदा था? मैंने अपना फर्स्ट हाउस 97 में खरीदा था। And do you think that was a mistake because you bought it when you were very young? No, it was not a mistake. Why? Okay, why it was not a mistake? Getting a house in Bombay gives you psychological advantage. Hmm. I can take more risk. मेरा घर तो है। विथ कैपेबिलिटी का तो डाउट था ही नहीं कभी। Hmm. वी थिंक वी कैन डू इट। घर आने से आप रिस्क ले पाए। ओके, मैं आईडीबीआई में पब्लिक सेक्टर में काम करता था। घर लिया था तो घर आईडीबीआई का घर मिलता था, बड़ा मिलता था, फिर भी अपना घर लिया, छोटा लिया। वहाँ से कम्फर्ट आया कि मैं रिस्क ले सकता हूँ। मेरे पास एक मकान है। Hmm. वो इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल होता है, ओके? वहाँ से आपका गेम चेंज हो जाता है, आपका रिस्क एपेटाइट बढ़ जाता है, ओके? इसलिए अर्ली स्टेज पे अगर आप घर की प्लानिंग करते हो, ओके? प्रॉब्लम कहाँ होता है कि आप अपनी हैसियत से बड़ी चीज़ कुछ कर लेते हो, तब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। फिर आपके पास कुछ बचता नहीं है और कुछ करने के लिए, क्योंकि आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा कमिटमेंट कर दिया, वहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, बट अगेन आज की तारीख में जैसे रियल एस्टेट थोड़ा एक्सपेंसिव है, उस ज़माने में उतना एक्सपेंसिव नहीं होता था, ओके? रिलेटिव है, ओके, बट रिलेटिवली कम एक्सपेंसिव होता था, थोड़ा अफोर्डेबल था।
आज जैसे वो अफोर्डेबिलिटी और बढ़ गई बट स्टेट की अर्निंग्स पोटेंशियल भी बढ़ा है उस प्रोपोर्शन में, बट उस प्रोपोर्शन में नहीं है। ओके? तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं, आपका होराइज़न क्या है। अब जैसे हम आए थे बॉम्बे तो हमको लगता है कि हमें यहाँ ये इसी से ये शहर में वाइब्रेंसी है, एनर्जी लेवल्स आर डिफरेंट। मेरे को यहीं रहना है, ओके? मैं तो नॉर्थ से आया था और यहाँ रहना है। तो क्लैरिटी थी कि मेरे को तो बॉम्बे नहीं छोड़ना है। बहुत लोगों को बॉम्बे नहीं समझ में आता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड आए थे, 1-2 को छोड़ के मैक्सिमम लोग रिटर्न हो गए। क्यों? उनको कल्चरल इश्यूज़ हुए, फाइनेंशियल इश्यूज़ हुए, वो इतना लंबा ट्रैवल करना, ओके? और एक्सपेंसिव लगता है सिटी। आप जिस शहर से आते हो उसके कंपैरेटिवली ईज़ नहीं है, स्ट्रगल है। बट बट अपॉर्च्युनिटी भी इधर है। तो मैं हर चीज़ में जैसे मैं बोलता हूँ ना हर क्राइसिस में एक अपॉर्च्युनिटी आती है। आप अपॉर्च्युनिटी ढूँढ लोगे ना यू विल बी विनर। अब उस क्राइसिस में आप क्रिप करोगे ना तो यू विल बी लूज़र। और मैक्सिमम लोग क्रिप करना स्टार्ट कर देते हैं। बॉस फँस गए, मर गए, उसने मेरे को ये दिला दिया था। अरे डिसीज़न तो आपका था ना, ओके? तो आप क्रिप नहीं करके उसको एनालाइज़ करो। जैसे हम लोग बोलते हैं कभी हम लोग में पोर्टफोलियो में गलतियाँ तो हम लोग भी बहुत करते हैं। ह्यूमन बीइंग है तो गलतियाँ होंगी लेकिन प्रोसेस बाँध देते हैं। कि भई ये गलतियाँ दोबारा नहीं हो और हर गल गल हर साइकिल में कुछ ना कुछ गलतियाँ होनी ही हैं। आप ह्यूमन बीइंग हैं तो गलतियाँ करोगे। हम लोग तो ओपनली बात करते हैं। हमारा जो पूरा वीएलआरटी का मॉडल है, वो गलतियों से ही बिल्ड हुआ है। बट ये इंश्योर करते हैं कि वो गलती दोबारा नहीं हो, इसलिए सिस्टम बिल्ड करते हैं। एकदम सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर पाओगे वीएलआरटी का मॉडल क्या होता है एंड विद एग्जांपल्स की जैसे वैल्यूएशन, लिक्विडिटी जो भी आपके टर्म्स है, विद एग्जांपल्स कैन यू एक्सप्लेन हाउ डू यू पिक स्टॉक्स व्हेन यू इन्वेस्ट इन देम? देखिए, तो सबसे पहले हमारा एक बिग पिक्चर समझते हैं। मदर कांसेप्ट को पहले समझते हैं। हम लोग एनालिटिक्स को प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स बोलते हैं। एक होता है पोस्टमार्टम एनालिसिस जो मैक्सिमम लोग बहुत अच्छे से करते हैं। इवेंट होने के बाद प्रोस एंड कॉन्स समझ में आते हैं इसलिए हुआ। जब आप कोई चीज़ को एनालिटिक्स में प्रिडिक्टिव वर्ड यूज़ करते हो, इसका मतलब प्रीएम्प्ट नहीं करना। एक होता है मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, मुझे लगता है, तो मैंने प्रीएम्प्ट कर दिया। प्रीएम्प्ट में आप सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, आप फेलियर भी हो सकते हैं। आपने डेटा ड्रिवन पे नहीं, आपने गट फीलिंग पे किया, मुझे लगता है, ओके? हमारे मार्केट में मुझे लगता है कि वैल्यू नहीं है। डेटा क्या बोलता है उसकी वैल्यू है क्योंकि एंड में एवरीथिंग इज लिंक्ड विद डेटा एनालिटिक्स। तो हम लोग बोलते हैं ना डेटा ऑब्जेक्टिविटी इज अवर रिलीजन एंड डेटा इज गॉड। ओके, तो एवरीथिंग इज रिवॉल्व्स अराउंड डेटा। जो हम डेटा को हम लोग यूज करके प्रिडिक्ट करते हैं तो हमको एक क्लैरिटी मिलती है बिग पिक्चर की। जैसे मैंने 2012 में लिखा कि 2019 से ऐसा साइकिल स्टार्ट होती है जो 2032 से आई थिंक सर जाएगी। अब हमको पता है कि ये 12-13 साल जियोपॉलिटिकल वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। आज इराक अटैक हो गया ईरान वाला, अरे लोगों को लगता है अरे पता नहीं क्या हो गया, फिर कुछ हो गया। क्योंकि आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हो। हम लोग प्रिपेयर्ड हैं कि भई 13 साल ऐसा जाएगा, 1 साल नहीं, ये तो 12-13 साल की जर्नी है। इसमें पूरा जियोपॉलिटिकल वॉलेटिलिटी हाई रहने वाला है। जब आपको माइंडसेट पता है कि भई ये एनवायरनमेंट ही ऐसा है, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो। जब आपको मेंटली प्रिपेयर जैसे आपको मानसून अगर फोरकास्ट है कि आज पानी बरसेगा और इतना स्टॉर्म आएगा, तो आप प्रिपेयर हो। ओके? सडन कोई स्टॉर्म आ जाए तो आप प्रिपेयर्ड नहीं होते। तो अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो आप अच्छे से उसको डील कर पाते हो सिचुएशन को। ओके? अब इसी से हमारा वीएलआरटी फ्रेमवर्क आता है। अब हम इसको समझते हैं जैसे हम लोग मार्केट में जैसे हम लोग भी ग्रो हुए, तो हमको क्या सिखाया गया फंडामेंटल। ये एक अजीब-सा टर्म लोगों ने डिफाइन कर दिया फंडामेंटल। हम तो फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, बाकी लोग चार्टिस्ट हैं या टेक्निकल है, उनको डीमीन किया जाता है। वो तो चार्टिस्ट है। हम फंडामेंटल हैं, हम सुप्रीम हैं। पहली बात लाइफ में ऐसा कोई टर्म है ही नहीं फंडा। हर चीज़ आपके लिए फंडामेंटल है यार। इकोनॉमिक्स के लिए उसका डेटा फंडामेंटल है यार। चार्ट वाले के लिए उसका चार्ट फंडामेंटल है। एस्ट्रोलॉजर के लिए उसकी कुंडली एनालिसिस फंडामेंटल डेटा है भई। एक इंजीनियर के लिए उसके जो टूल्स हैं वो फंडामेंटल है। हर चीज़ फंडामेंटल है। तो ये बोगस थीसिस है कि फंडामेंटल है। मैं ब्लंटली बोलता हूँ। जो इंडस्ट्री वैल्यूएशन फंडामेंटल की बात करती है वो वैल्यूएशन एनालिटिक्स है। इसलिए हम लोग क्लैरिटी के साथ बात करते हैं। हमको बचपन से सिखाया गया मैंने इसे बचपन में हम अर्ली स्टेज से अपना करियर स्टार्ट किया। वैल्यूएशन देखना है, बैलेंस शीट देखना है, पी मल्टीपल देखना है, अर्निंग्स मोमेंटम देखना है। ये वैल्यूएशन एनालिटिक्स है। जो लोग फंडामेंटल समझते हैं वो एक्चुअली में वैल्यूएशन है। अब वैल्यूएशन एनालिटिक्स हम लोग वीक बोलते हैं। हमारे वीएलआरटी में वैल्यूएशन एनालिटिक्स इज़ वीक। इसमें जो सब लोग देखते हैं हम लोग भी देखते हैं कैश फ्लो पे हमारा बहुत बड़ा फोकस होता है। लेकिन हम लोग प्रोजेक्टेड पे बहुत कम काम करते हैं। ओके? मैक्सिमम लोग अगले 3 साल की अर्निंग से ही स्टार्ट करते हैं। हम पिछले 10 साल 30 साल की जर्नी से स्टार्ट करते हैं कि भई
पिछला करा उसने ठीक किया, उसने वेरियस साइकिल निकाल ली तो आगे भी ठीक कर सकता है। उसका पोटेंशियल अलग तरीके से है। तो मेरे को कोई भी चीज़ जिस पे असम्पशन ड्रिवन है वो हम नहीं लेते। तो असम्पशन ड्रिवन से आपका नुकसान होता है। आपने ये ले लिया 3 साल में ये हो जाएगा, नहीं हुआ। वो तो असम्पशन पे बेस्ड था ना कि इतना मैंने ग्रोथ रेट पकड़ा था तो ये उसका टर्मिनल वैल्यू है। ओके? तो अगर आपने जहाँ ग्रोथ रेट चेंज कर दिया, सारा एनालिसिस डीसीएफ में भी चेंज हो जाता है। आपके सारे वैल्यूएशन चेंज हो गए। ओके? अब इसलिए हम लोग बाज़ार में बोलते हैं पॉजिटिव सरप्राइज़ है या नेगेटिव सरप्राइज़ है। इसलिए हम उधर जाते नहीं, हम लोग हिस्टोरिकल पे, ट्रेलिंग पे ही काम करते हैं। दूसरी चीज़ मैंने समझी कि खाली वैल्यूएशन से काम नहीं होता है। ओके? आप आप ये नहीं बोल सकते हो कि खाली मेरे को वैल्यूएशन से सब आंसर मिल जाते हैं। तो हम लोग लिक्विडिटी एनालिटिक्स पे भी काम करते हैं। ओके? अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारा एक कोर बिलीफ फंडामेंटल आत्मा लिक्विडिटी द प्राणा एंड सेंटिमेंट द माया। ओके? लिक्विडिटी तो लाइफलाइन है ना। आपके पास बहुत बढ़िया आइडिया है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या करोगे उस आइडिया का? क्योंकि आपने ब्रिलियंट रिसर्च कर डाली, लेकिन लिक्विडिटी है ही नहीं आपके पास। तो आपके लिए अपॉर्च्युनिटी लॉस है ना, कि आपने मेहनत करी और आपके पास पैसा नहीं है। सिमिलरली सेंटिमेंट्स, आज जैसे सेंटिमेंट्स बहुत खराब है। वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है, आपके पास लिक्विडिटी भी है, आपने पैसा डालने की क्षमता भी है आपके पास, लेकिन आपका माइंडसेट खराब है। आपको डर है, तो आपसे सौदा नहीं होगा। ओके? अब हमने वीआरटी में क्या कर दिया? वन थर्ड वेटेज दे दिया। ओके? वन थर्ड वैल्यूएशन एनालिटिक्स, वन थर्ड लिक्विडिटी एनालिटिक्स, वन थर्ड रिस्क एपेटाइट। रिस्क एपेटाइट मीन्स सेंटिमेंट्स। वो मैक्रो डेटा से आता है, कोई एस्ट्रोलॉजिकल से नहीं आता है कि सेंटिमेंट्स को हम कैप्चर कर रहे हैं। वो इकोनॉमिक नंबर है हमारा। ओके? अब टी क्या है? टाइमिंग एनालिटिक्स। तो टाइमिंग एनालिटिक्स अ फंक्शन ऑफ वैल्यूएशन एनालिटिक्स, रिस्क एपेटाइट एंड दिस थिंग। अब ये बस सिंपल तरीके से मैंने समझाया वन थर्ड, बट इन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। अब जैसे एग्जांपल देते हैं, ये भी बहुत डायनामिक चलता है। जैसे हम लोग बोलते हैं वी आर डायनामिक मनी मैनेजर। ये अगर आप इतने डायनामिक वर्ल्ड में रहते हो जहाँ सब डेटा पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं डे टू डे बेसिस, तो आप समझते भी हो। लेकिन आपका मनी मैनेजमेंट स्टाइल स्टैटिक है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे क्या फ़र्क पड़ता है ना 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, देख लेंगे ना, हम तो 10 साल के लिए लिया हमने स्टॉक। लेकिन वही लोग 2 साल में 2 क्वार्टर में उनका वॉमिट हो जाता है। क्योंकि वो बोलना और करना में बहुत अंतर होता है। जब 40% स्टॉक गिर जाता है, तो आपके पास पेशेंस नहीं होता है, आपका रिस्क एपेटाइट होता नहीं है। टीवी पे तो मैंने आके बोल दिया कि मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। 40% नीचे आपका ही माल फूट जाता है। ओके? तो उसके लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज़ हो गई? टाइमिंग। टाइमिंग बिकम्स द मोस्ट एसेंशियल सब्जेक्ट। ओके? अब जैसे हमने आपको पर्सपेक्टिव रखा कि वीएलआरटी में डायनामिकली चेंज करते हैं। आपको एग्ज़ाम्पल के साथ समझाता हूँ। कोविड आया 2020 में, मार्च 2020 में। हमने फ़ोरकास्ट किया था, तो हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड थे बेटर, बट हमको ये पता था कि बाज़ार इतना खराब होगा, ऐसे अनफ़ोल्ड होगा, किसी को नहीं पता था। तो लोगों ने क्या बोला कि यार वैल्यूएशन में तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं है, जबकि वो फ्लॉ है उस स्टेटमेंट पे। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई और परमानेंटली चेंज हो गई। बट उसका एनालिसिस आपको 6 महीने बाद या 6 साल बाद समझ में आया या 2 साल बाद समझा कि वो क्या चेंज हो गया था। आज हम बोलते हैं अरे बिकॉज़ ऑफ कोविड दिस बिहेवियर चेंज हो गया। ओके? तो मैक्सिमम लोगों ने क्या बोला फंडामेंटल तो कोई चेंज हुआ नहीं है। जो हुआ था लेट्स मान लेते हैं उस समय आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, वो हकीकत है। उस समय हम क्या देते हैं? देखते हैं वेटेज कि लिक्विडिटी कैसी है। ग्लोबल लिक्विडिटी कहाँ? ग्लोबल लिक्विडिटी कोलैप्स्ड। ओके? रिस्क एपेटाइट कोलैप्स एंड मार्च एंड के बाद वो थोड़ा स्पाइक आया। तो जनवरी से वो कोलैप्स होना स्टार्ट हुआ। तो जब रिस्क एपेटाइट और लिक्विडिटी राइज़ होती है और बॉटम होने के बाद एक्सट्रीम लो पे, मतलब हिस्टोरिकल लो पे आने के बाद, वो हिस्टोरिकल लो था। तो वी से इट्स अ बैकग्राउंड परफेक्ट फॉर रेजिंग बुल रन। रिस्क एपेटाइट राइजिंग, लिक्विडिटी राइजिंग। ओके? इसलिए हम लोगों ने 15 अप्रैल को हमने पूरा पोर्टफोलियो डिप्लॉय कर दिया था। वी वर फुल्ली इन डिप्लॉयिंग दैट। जहाँ लोग बेच रहे थे, वहाँ मैं खरीद रहा था। और वो मैंने चीज़ें जो पुरानी लेके रखी थी, वो हमने बेचना स्टार्ट करी और लिवरेज इकोनॉमी में धीरे-धीरे बैंक्स खरीदे। धीरे-धीरे हमने बाकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खरीदी, वो जो कोलैप्स हो गई थी। तो उस समय हमने क्या किया, हमारा कोविड लो पे वैल्यूएशन एनालिटिक्स का वेटेज 10% रह गया, 90% वाज़ रिस्क एपेटाइट एंड दिस। ओके? वो डायनामिकली चेंज होता है ऑन द एनवायरनमेंट। ओके? जैसे-जैसे और अगले 3-4 महीने लोगों ने सितंबर तक क्या देखा, अरे मैसिव बुल रन आया, तो मुझे याद है बहुत लोगों ने टीवी पे आके बोला, इट्स अ लिक्विडिटी ड्रिवन रैली। अभी
एनालिस्ट हो, जस्टिफाई करने वाली बात हो जाती है, लिक्विडिटी ड्रिवन रैली। अपने फंडामेंटल तो आपको खराब लग रहा था मार्च में, ओके? तो लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है, इसलिए हम लिक्विडिटी एनालिटिक्स करते हैं। तो वो 6 महीने मार्च से लेकर अगर हम देखेंगे अगस्त सितंबर तक सिर्फ लिक्विडिटी इतनी बड़ी आई और कुछ लोगों ने स्टेटमेंट दी, सुनामी ऑफ लिक्विडिटी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मनी केम, ओके? इसके ऊपर एक अच्छा एग्जांपल लेता है कि पूरा लिक्विडिटी एनालिटिक्स हमने किस बेसिस पे बनाया। तो हमको जब हम बॉम्बे आए थे, तो मैं अभी भी बॉम्बे ही बोलता हूँ, ओके? तो काफ़ी पुराने हमारे बाज़ार के दिग्गज लोग हैं, हम लोग उठते-बैठते थे, फोर्ट एरिया में बाहर खड़े होते थे, वहाँ पे कर मार्केट चलता था। अ, काफ़ी एक्सपीरियंस दिग्गज लोग हमारे बाज़ार के उस समय थे, उनके लिए हमारी बहुत रिस्पेक्ट है। मैंने एक टर्म उनसे सुना यार, बोलते थे कि जब तेज़ी आती है ना, तो ज़मीन फाड़ के, छप्पड़ फाड़ के पैसा आता है। कभी मेरे को इतना समझ में नहीं आया कि ये ऐसे कैसे होता है? ओवर अ पीरियड समझ में आया कि कोई आईपीओ अच्छा होगा तो सडनली 50,000 का डिमांड आ जाएगा, 50,000 करोड़ आ जाएगा। कहाँ से आ गया भई? 50,000 करोड़ की तो लिक्विडिटी थी नहीं, सडनली 50,000 करोड़ मैनकाइंड में आ गया। ओके? बहुत सारे इश्यू में आ जाता है। तो वो चीज़ हमने ओवर अ पीरियड टाइम देखी कि हाँ, और जब हमने बोला कि मंदी आती है, तो ज़मीन फाड़ के शेयर निकलते हैं। मतलब इतनी सप्लाई होती है कि सप्लाई रुकती ही नहीं है। आप सोचो कि अभी खत्म, अभी खत्म। अभी जैसे हम बोल रहे हैं एफआई सेलिंग अभी खत्म, खत्म ही नहीं हो रही है। करेक्ट? तो ज़मीन फाड़ के शेयर निकलते हैं। इस पूरी थीसिस पे मैंने लिक्विडिटी एनालिटिक्स बिल्ड किया। ओके? मतलब इसको क्वांटिफाई किया कि कैसे यूफोरिक होता है, कब कैपिचुलेशन आता है, कब लिक्विडिटी साइकिल का मनी फ्लो एनालिटिक्स कैसे शिफ्ट होता है। अब रिस्क एपेटाइट और मनी फ्लो को मैंने लिंक करके रिस्क एपेटाइट और लिक्विडिटी को लिंक करके मैंने मनी फ्लो एनालिटिक्स बना दिया कि मैथमेटिकली ये मनी फ्लो कैसे शिफ्ट होता है। एंड ऑफ द डे तो पैसे शिफ्टिंग इस एसेट क्लास में अगर पैसा शिफ्ट हो रहा है, जैसे हम लोग बात करते हैं कि आज इतने लाख करोड़ का मार्केट क्या उड़ गया, ओके? अगर आप खाली इंडिया के सेंट्रिक से देखोगे और सिर्फ इक्विटी मार्केट के सेंट्रिक से देखोगे तो आपको लगेगा हाँ यार बात बराबर। जब मैं मैक्रो देखते हो पूरा ग्लोबल, सपोज़ दुनिया एक ही है, ओके? तो आपने लॉस किया, मैंने गेन किया। एक एसेट क्लास से पैसा निकल के गोल्ड सिल्वर में आ गया। आपने इक्विटी में लॉस किया, आपका लॉन्ग में लॉस हो गया, मेरे शॉर्ट में फ़ायदा हो गया। मेरा लॉस हुआ तो इनका गेन हो गया। तो ये मनी फ्लो एनालिटिक्स से पैसा कैसा शिफ्ट हो जाता है, ये वेल्थ इरोड नहीं होती, ये शिफ्ट हो जाती है। ये जो थीसिस है ये बोगस है कि इतना पैसा इरोड हो गया, ओके? कैसे इरोड हो गया? आपने लॉस किया, किसी का तो गेन आया ना, एवरीबॉडी इज़ बायर एंड सेलर ऑफ एवरीथिंग ना। तो हर चीज़ ऐसा तो है नहीं कि बायर 1 है और सेलर 3 है, 1:1 ही होता है, आपने बेचा मैंने खरीदा। तो ये थीसिस को अगर हम समझते हैं ना, तो हमको मनी फ्लो एनालिटिक्स में समझ आता है कहाँ पैसा शिफ्ट होगा। जैसे मैंने आपको बताया हेज फंड पहले मूव करता है, पेंशन फंड लास्ट में मूव करता है, ओके? तो ये वीएलआरटी का जो पूरा फ्रेमवर्क है हमारा बहुत डायनामिक चलता है। इसमें वैल्यूएशन को वेटेज बिल्कुल देते हैं, लेकिन अब जैसे वीएलआरटी पूरा फंडामेंटल है, लिक्विडिटी एनालिटिक्स भी मेरा फंडामेंटल है, टाइमिंग एनालिटिक्स भी आल्सो फंडामेंटल वर्क, रिस्क एपेटाइट भी तो मेरा मैक्रो डेटा है, वो भी फंडामेंटल है। तो अगर आप बोलो फंडामेंटल है तो सब फंडामेंटल है। लेकिन फंडामेंटल बहुत वेग टर्म हो जाता है। लाइफ में बहुत कुछ फंडामेंटल है, ओके? लोग बोलते हैं ये मेरे फंडामेंटल्स हैं, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू पर्सपेक्टिव कि हम लोग हर चीज़ को एनालिटिक्स से डाइसेक्ट करते हैं। जैसे आप लोग मार्केट में अर्निंग फोरकास्ट सब लोग करते हैं कि 3 साल बाद ये अर्निंग्स होंगी, 2 साल बाद वो होगा, 5 साल में ये जीडीपी हो जाएगा। बट मैंने कोई एनालिस्ट नहीं देखा जो मल्टीपल फोरकास्ट करता है कि इसका मल्टीपल आज 10 है, ये 50 हो जाएगा, करेक्ट? लेकिन प्राइस तो आप जब आप पैसा सबसे बड़ा पैसा कब बनाते हो जब अर्निंग एक्सपेंशन और मल्टीपल एक्सपेंशन साथ में होता है, ओके? बहुत सारी कंपनियाँ जो एक ज़माने की एडमायर्ड टेरिटरी थी और लास्ट 1 साल, 1.5 साल में बहुत गिरी। अर्निंग्स उनकी आज भी एक्सपैंड हो रही है, लेकिन उनका परसेप्शन खराब हो गया और उनका पी डिटोरिएट हो गया। तो अर्निंग डिटोरिएशन बहुत फास्ट हुआ, मल्टीपल डिटोरिएशन फास्ट हुआ, इसलिए आपका पैसा लग गया। तो आप बोलोगे अर्निंग्स तो बढ़ रही थी मेरी तो ईपीएस हर साल बढ़ जाती है, लेकिन मैं तो लॉस कर दिया, ओके? तो कोई एनालिस्ट अर्निंग वो मल्टीपल फोरकास्ट नहीं करता, हम लोग करते हैं। हम लोग परसेप्शन एनालिटिक्स पे काम करते हैं कि भई ये पी मल्टीपल को मैं परसेप्शन एनालिटिक्स से लिंक कर देता हूँ, मतलब? ओके? आप किसी कंपनी को 10 का पी क्यों देते हो? किसी को 50 का देते हो, क्यों देते हो? उसका कोई तो परसेप्शन अलग है ना, हुँ, उसको हम क्वांटिफाई करते हैं, कैसे ओके? करते हो? वो बहुत सारे मैक्रो डेटा पे भी करते हैं और कंपनी स्पेसिफिक डेटा पे भी करते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक डेटा पे भी करते हैं, ओके? उसकी गवर्नेंस से रिलेटेड भी करते हैं, ईएसजी स्कोर से भी करते हैं, बहुत सारा डेटा को हम लोग क्वांटिफाई करते हैं। अब जैसे
एग्ज़ाम्पल के तौर पे बोलता हूँ, इंडिया लोग बोलते हैं इंडिया बहुत महँगा हो गया। ठीक है, महँगा है। बट इंडिया में जो डेमोग्राफिक हमारे फ़ेवर में है, जो अर्निंग मोमेंटम है, जो हमारा जीडीपी ग्रोथ है, जिस तरह का हमारा एक एक्सेप्टेंस ग्लोबली बढ़ रहा है, ओके? हमारा आज हमारा इंडिया में वो जो रिस्पेक्ट है आज से 10 साल पहले नहीं था, 15 साल पहले वो नहीं था, 25 साल पहले वो नहीं था। तो एक बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई और ग्लोबल मनी फ्लो शिफ्ट हो रहा है। आज इंडिया को लोग एक इम्पोर्टेंट प्लेयर देखते हैं, वी आर बिकमिंग द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ओके? अगर हम इस थीसिस को नंबर्स में कन्वर्ट करें तो मैं बोलता हूँ इंडिया का पी एक्सपैंड हो गया। इंडिया का परसेप्शन चेंज हो रहा है तो पी एक्सपैंड हो गया। इंडिया एक्सपेंसिव है और एक्सपेंसिव रहेगा। आपका पी डिटोरेशन नहीं होने वाला है। तो जो लोग सोचते हैं कि मैं तो घटूँगा तब लूँगा, तो वो मिस आउट करेंगे इंडिया की रैली। क्योंकि परसेप्शन ही चेंज हो गया है। ओके? जब आपका परसेप्शन चेंज हो जाता है तो आप नए लेवल पे चले जाते हो। ओके? उसको मैथमेटिकली हम लोग ये काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं, बट हम लोग उसको करने की कोशिश करते हैं और ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा है, आराम से बोल सकता हूँ। बट हम जब रियल लाइफ़ में करते हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है। कैसे साइकिल को लीड लाइक देखते हैं, हम लोग का भी दिमाग घूम जाता है। मतलब वी आल्सो आर लॉस्ट समटाइम यू विल आल्सो आस्क मी ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। इतनी चीज़ें हमने इतना ज़्यादा डेटा देख लिया ना, तो यू योरसेल्फ आर लॉस्ट। हुँ। ओके? उसको कैसे कनेक्ट करना है, समझ आता है। उसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस लगता है, वो हमारा इंटेलेक्ट काम आता है फिर, जो इतने सालों हमने उसको बिल्ड किया। ओके? और विथ एआई टूल नाउ लाइफ विल बिकम स्लाइटली बेटर। थोड़ा और उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। एफिशिएंसी आपकी बढ़ गई है। जो आपको शायद 15 दिन लगता था, आज वो आप 15 मिनट में कर पाते हो। तो वो हाँ, पर्सपेक्टिव बहुत अलग हो गया है। ओके, आप एआई टूल्स यूज़ करते हो डेली काफ़ी वर्क कुछ में? यूज़ करते हैं बट अभी भी हम हमारे लिए भी बहुत अर्ली स्टेज है, बहुत अर्ली स्टेजेस है। ओके, हम ये नहीं बोल सकते कि जो दुनिया में है हम लोग बहुत इन्फेंसी स्टेजेस पर है और हम लोग ओपनली बोलते हैं ऐसा नहीं है। बट वी आर यूजिंग आवर प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स इज़ आल्सो एआई इन दैट सेंस। वी आर वे अर्ली इन दैट। हम तो 30 साल से बना के बैठे हैं। वी हैव इन्वेस्टेड $24 मिलियन इन बिल्डिंग एनालिटिक्स टूल्स। हुँ, ओके, वाह! और हर साल $1 मिलियन उस पे खर्चा करते हैं। बाप रे! तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी कॉल इट क्वांटम माइंड। ओके, हमारा एक एनालिटिकल टूल है, इसलिए हमारे सारे सब कुछ इन हाउस एनालिटिक्स टूल, रिस्क मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट, फिक्स करना, एवरीथिंग इज इन हाउस बिल्ड। इसलिए हम लोग ज़्यादा एफिशिएंटली उसको मैनेज कर पाते हैं। या भाई फैक्ट शीट पहले दिन रिलीज़ हो जाती है। आपको कोई रिस्क पैरामीटर होगा, हम लोग पहले दिन दे देंगे आपको, हमारा लाइव रहता है। ओके? कि जब आप एक चीज़ को ऑटोमेट कर लेते हो, तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है, तो थिंकिंग हमारी बहुत चीज़ों पे ऑटोमेशन पे लिंक रहती है। हम लिमिटेड लोगों के संग साइज़ेबल काम करना चाहता है रादर देन और इतने लोगों का प्रॉब्लम लोगों का नहीं है, इतने लोगों को सँभालना आसान नहीं होता है। क छोटी टीम से अगर आप हुँ। काम करोगे ना, तो मैन रिलेटेड जो ह्यूमन बीइंग रिलेटेड चैलेंजेज़ होते हैं, वो थोड़ा कम हो जाते हैं। वाज़ दिस वन ऑफ द की रीज़न्स कि आपका जो ईयूएम ग्रोथ है दैट वाज़ सो लाइक सो रैपिड आपने 2020 में आई थिंक इट वाज़ 130 करोड़ एंड 2024 तक 1 लाख करोड़ हो गया था, राइट? इक्विटी 4 बट साल में 1 लाख करोड़। या मतलब मैंने तो कोई भी म्यूचुअल फंड का इतना फास्ट 4 साल में कोई ईयूएम ग्रोथ नहीं किया। तो लाइक जो आपका पूरा क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क है, वाज़ दैट वन ऑफ द कोर रीज़न्स कि इतना परफॉर्मेंस फास्ट ग्रोथ ऑब्वियसली हुआ? फ्रेमवर्क के कारण परफॉर्मेंस आया एंड परफॉर्मेंस अदरवाइज़ हम लोग को तो कोई पहचानता था नहीं और सेबी ने एक ही अच्छा काम किया है कि म्यूचुअल फंड सही नहीं, म्यूचुअल फंड सेफ है। हुँ। ओके? तो से उसका बेनिफिट हमको बहुत बड़ा मिला कि अननोन फर्म रिटेल में आज हमारे पास 1 करोड़ लोगों से ऊपर का इन्वेस्टर है, 10 मिलियन इन्वेस्टर्स हैं हमारे पास। तो काफ़ी बड़ी रीच हो गई एंड वी आर अ हाउसहोल्ड नेम नाउ। ओके? तो गॉड हैज़ बीन एक्स्ट्रा काइंड। अभी व्हाट्स द करंट ईयूएम? अभी 1 लाख से ऊपर आके गिर गया, वी आर क्लोज़र टू 90,000 ऑड क्रोर्स। ओके, बट ऑब्वियसली मार्केट के साथ हम राइट। लोग भी गिरेंगे। एंड इसमें अभी जो 2026 की अगर मैं बात करूँ तो आपके 3 या 4 ऐसे बोल्डेस्ट प्रेडिक्शंस क्या हो गए फॉर लेट्स से दिस ईयर और फॉर द कमिंग इयर्स व्हेन इट कम्स टू जियोपॉलिटिक्स एंड मार्केट्स? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जियोपॉलिटिक्स के एंगल से वी शुड नॉट बी कॉम्प्लेसेंट सेइंग दैट कि ईरान में खत्म हो जाएगा। अब देखिए हमास वॉर आज तक खत्म नहीं हुआ, यूक्रेन वॉर। ये आप 2032-33 तक मान के चलिए, थिंग्स विल रिमेन एलिवेटेड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड सम पॉइंट ऑफ टाइम नेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा, वोलेटिलिटी विल ओनली एक्सपैंड, इट विल नॉट कोलैप्स। ओके? सो ये हमको मान के चलना है कि हम एलिवेटेड जियोपॉलिटिकल वोलेटिलिटी एनवायरनमेंट में अगले 7-8 साल, 9 साल रहने वाले हैं। ओके? उस पे हमको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप बोलो कि
बहुत पीसफुल वर्ल्ड हो जाएगा, सब सेटल हो जाएगा, वैसा नहीं लगता है। दूसरी चीज़ देखनी है कि अगर आप 26 का बोल रहे हो कि ओवर पीरियड टाइम का बोल रहे हो? So 26 का भी एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखिए, लॉन्ग टर्म में हमको इंडिया का रेलेवेंस एक्सपैंड होता हुआ दिखता है और यूएस का रेलेवेंस डिक्लाइन होता हुआ दिखता है, ओके? बट अगर हम आज की बैटल भी देखें, तो अगर आप गौर करेंगे, जो भी हो रहा है वो दुनिया में 2 सुपर पावर का फाइट है, चाइना और यूएस का। बाकी सब कोलैटरल डैमेज है और वो फाइट डॉलर के रेलेवेंस को लेकर है। हर इकोनॉमिक बैटल, लोग बोलते हैं ना, अरे वो ट्रम्प पागल है, कुछ भी करता है। नो, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ओके? ही इज़ नॉट इडियट इन एनी मैनर। उसको कुछ लोग इडियट बन के काम करते हैं, होते हैं ना? वो हम लोग बोलते हैं ना, एड़ा बन के पेड़ा खाने वाला मॉडल, ओके? उसका काम करने का हर एक का अपना तरीका है। वो बहुत सारी चीज़ें जो डॉलर का रेलेवेंस डिक्लाइन हो रहा था, उसको सॉर्ट आउट कर रहा है, ओके? इसलिए अगर आप मेरे को पूछोगे अगले 2-3 साल में सबसे बड़ा रिस्क डॉलर रैली का दिखता है, जो आई एम आल्सो बिलीविंग दैट लॉन्ग टर्म में डॉलर का रेलेवेंस हट जाएगा। 47 तक आते-आते तो डॉलर रिज़र्व करेंसी भी नहीं रहेगी, ओके? बट हमको समझ में आता है तो उनको भी समझ में आता है, ओके? अगर आप गौर करेंगे, यूक्रेन की बैटल में क्या था? अमेरिका को तो कूदने की ज़रूरत थी नहीं ना, क्योंकि वो कूदा क्यों? क्योंकि डीएक्सवाई इस समय 92 आ गया था, वो कोलैप्स हो जाता। कि अमेरिका को अपना डॉलर का रेलेवेंस बचाने के लिए वो कूदा उसमें, इसलिए वो रैली हुई 110 तक, 112 तक जो हुई। अभी आप देखिए, रिसेंटली जब डॉलर वापस 96 को भी कोलैप्स हो रहा था, अगेन वो जाके क्या उसने वेनेजुएला में कंट्रोल लिया, ओके? क्यों? उसको कंट्री नहीं चलाना वेनेजुएला, उसको वो कहता तू ऑयल भी बेच, मेरे को प्रॉब्लम नहीं, मेरे को ऑयल तू डॉलर में बेचेगा। चाइना वाज़ बाइंग मैक्सिमम हेवी ऑयल फ्रॉम देम इन युआन, उनको उससे प्रॉब्लम है। क्योंकि उनको तो फ्री का पैसा मिलता है ना, डॉलर का रेलेवेंस जब तक रहेगा, वो तो प्रिंटिंग मशीन है। वो डेफ़िसिट रहेगा, वो डेफ़िसिट तो पेपर में है, वो तो एंट्री है खाली। रियल में इम्पैक्ट नहीं है, आप जितना चाहें उतना प्रिंट कर सकते हो ना, ओके? तो जब तक वो रिज़र्व करेंसी रहेगा, तब तक उस कंट्री का रेलेवेंस है। अगर आप जैसे देखेंगे 1960 तक नियरली 200 साल ब्रिटिश का रेलेवेंस रहा, उससे पहले फ्रेंच का रहा, उससे पहले पोर्चुगीज़ और वो सब स्पेनिश वो सब रहा है। एंड वो रेलेवेंस रहा। अगर आप रिज़र्व करेंसी का भी स्टेटस देखोगे, तो एक नियरली 99 ईयर्स की साइकिल आती है, ओके? और वो साइकिल भी शायद हमारी 47 में पीक आउट हो जाती है। हमारे डेमोग्राफिक के साथ भी लिंक किया है मैंने, तो 47 के बाद तो ये रहेगा ही नहीं। आप हिस्ट्री जाके निकाल के देख लेना, आपको आंसर मिल जाएगा कि पाउंड से पहले क्या था। बहुत सारे कि स्विस फ्रैंक, अपना ये फ्रेंच की करेंसी हुआ करती थी। तो बहुत सारा डेटा पॉइंट्स हैं, तो अमेरिका का रेलेवेंस पे इश्यू है। बट हाँ, तो मैं ये इसको समझा रहा था आपको, हाँ, तो डॉलर की हम बात कर रहे थे। अभी ईरान में वो क्यों आया? वो ईरान वाज़ सेलिंग, उसका पेट्रो जो उनका एग्रीमेंट था डॉलर में, वो खत्म हो गया है और अभी उनको वो हमको भी फूड के बदले दे देता है ऑयल, चाइना को युआन में दे देता है, ओके? सो ऑब्वियसली उनका रेलेवेंस कम हो रहा है और सऊदी वगैरह का रिज़र्व कोलैप्स हो रहा है, ओके? नाउ अमेरिका हैज़ मोर रिज़र्व देन सऊदी। नाउ इफ यू आस्क मी, सबसे बड़ा रिज़र्व किसके पास है? वेनेजुएला के पास, इसलिए वो उधर गया। ईरान इसलिए आया क्योंकि वो डॉलर में कन्वर्ट करना चाहता है। वो कंट्रोल करेगा, बोलेगा तुम बेचो जो बेचना है, लेकिन मैं सैंक्शन भी हटा दूँगा। ओके, न्यूक्लियर ऑल ऑल दोज़ थिंग वो सब ठीक है, ओके। बट रियल बैटल क्रक्स ये है, ऐसे तो पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर बम है, तो अमेरिका जाता है उसको हटाने के लिए बस, कि नॉर्थ कोरिया के पास जाता है? नहीं जाता है ना। तो ये जो थीसिस है कि उसके पास न्यूक्लियर बम है इसलिए हम लोग कर रहे हैं, आई डोंट थिंक दैट इज़ द थीसिस, ओके। डॉलर का रेलेवेंस का थीसिस है। अब इस यही डेटा को अगर मैं आगे एक्सटेंड करूँ, तो नेक्स्ट क्राइसिस नाइजीरिया में दिखती है, मार्केट इम्प्लॉयड एनालिटिक्स, क्योंकि वो सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व है। ऑलरेडी वहाँ पे क्राइसिस स्टार्ट हो चुकी है, सम सॉर्ट ऑफ सिविल वॉर, मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियनिटी की बैटल ऑलरेडी वहाँ पे प्ले आउट हो रही है, ओके। ये और बड़ी होगी, उसको बेनिफिट किसको है? यूएस को। वो जाके वहाँ कूदेगा उसके बाद, वहाँ पे वो कंट्रोल करेगा। इसलिए मैंने बोला अगले 2-3 साल डॉलर को जो बहुत लोगों ने राइट ऑफ कर दिया, डी-डॉलराइजेशन, वी वर वेरी अर्ली टू टॉक अबाउट इन 2012 कि हाउ डी-डॉलराइजेशन साइकिल बिगिन। बट स्ट्रक्चर बुल रन और डिटोरिएशन ऑफ डॉलर, बट सिक्लिकल अपट्रेंड, तो वो एक सबसे बड़ा रिस्क हमको समझ में आता है। दूसरी चीज हमको समझ में आना चाहिए कि
काफ़ी लोग बुराई कर रहे हैं अमेरिका की इस समय, बट अगर दुनिया के लिए लेट्स से अगर ईरान वाज़ हॉटस्पॉट, उसका वीक होना इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया एंड गुड न्यूज़ फॉर द वर्ल्ड। ईरान का वीक होते ही चाइना वीक होता है, रशिया वीक होता है, उसको आगे करके वो लोग कबड्डी खेलते थे। ओके? वो चाइना बैकएंड से था, रशिया बैकएंड से था, अदरवाइज़ ईरान 47 ईयर से सैंक्शन है। उसके बाद भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने इतनी मिसाइल बिल्ड कर ली है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बिल्ड कर ली, वो अंडरग्राउंड एक सिटी चलाता है इफेक्टिवली। ओके? तो इतनी कैपेबिलिटी कहाँ से आई? इतना फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से आया? कहीं से तो आया, ये 2 कंट्री से आया। तो अगर आज की तारीख में अगर हम देखें ना, सब लोग इस समय दुनिया में अमेरिका को गाली दे रहे हैं, बट कुछ साल बाद उसको थैंक यू बोलने आएँगे। ये नैरेटिव जो भी बिल्ड हो रहा है, अगर हम इसको बहुत सेंसिबल तरीके से जियोपॉलिटिक्स थोड़ा हम समझते हैं, तो उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। अगले 3 साल में या 5 साल में अगर अमेरिका स्ट्रॉन्ग रहेगा, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर वर्ल्ड एंड इंडिया। चाइना का स्ट्रॉन्ग होना इज़ नॉट गुड न्यूज़ फॉर वर्ल्ड एंड इज़ वेरी बैड न्यूज़ फॉर इंडिया। ओके? तो ईरान के वीक होते, चाइना वीक होता है। आई विल प्रेफर अ स्ट्रॉन्ग डॉलर। ओके? व्हाट ट्रम्प हैज़ डन, पीपल कांट इमेजिन। वो जो 50 साल में नहीं हुआ, वो उसने कर दिया है 5 दिन के अंदर इफेक्टिवली। ओके? तो मेरे लिए ये एक बहुत अच्छा आउटकम है और इससे इंडिया का परसेप्शन और इम्प्रूव होता है। देखिए, इंडिया में कुछ नहीं, हमारा ऑयल आज भी रशिया से आ रहा है, कभी बंद तो हमने किया ही नहीं था। ओके? वो नैरेटिव जो भी हो। ओके? हमको एलएनजी की प्रॉब्लम है, एलपीजी की प्रॉब्लम है, उसके लिए भी रिसोर्स बिल्ड हो रहे हैं और जिस तरह से हमारा रिन्यूएबल पे कंट्री का, गवर्नमेंट का, पीएम का फोकस है, 2032 आते-आते वी विल इन अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन ऑन द रिन्यूएबल साइड, वेदर इज बैटरी स्टोरेज फोकस व्हिच इज बिल्डिंग थिंग एंड मेबी बाय दैट टाइम न्यूक्लियर विल आल्सो बी अ अल्टरनेटिव एट दैट स्टेज। अभी तो हम बहुत अर्ली स्टेज और इन्फेंसी स्टेजेस के ऊपर हैं। बट मुझे लगता है 5 से 8 साल के अंदर उधर भी आपको एक बड़ा ट्रैक्शन मिलेगा। तो मे बी फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव इंडिया इज़ गुड। आज डेटा सेंटर की बात करें तो आज सऊदी में जो भी हुआ, उससे लोग इंडिया में आना प्रेफ़र करेंगे। इंडिया का टाइम ज़ोन हमारे फ़ेवर में है। तो जो एविएशन इंडस्ट्री की ग्रोथ सऊदी में या कतार में या अबू धाबी में या दुबई में हुई, मेरे को ऐसा लगता है कि 10 से 15 साल में यहाँ पे एक बड़ा एविएशन बेस बनेगा। ख़ास तौर पे बॉम्बे, कलकत्ता, ओके? कुछ जगह दिल्ली भी होगा उसमें, ओके? यहाँ पे भी एक इंडिया टाइम ज़ोन का एडवांटेज मिलता है, लैंग्वेज का एडवांटेज मिलता है, हम लोगों के लिए बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म पेन देख लो तो ठीक है, बट लॉन्ग टर्म तो बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी हो गई अपने लिए ये। दूसरा ट्रेड वॉर की बात करते हैं 2 मिनट। लोग बोलते हैं अभी ट्रम्प के संग प्रॉब्लम है, ईगो बैटल है। नो, आप समझिए हमारा तो ट्रेड एग्रीमेंट मई में साइन हो रहा था, तो क्यों साइन नहीं हुआ? जैसे ही ब्रिक्स का अनाउंसमेंट हुआ और जब मोदी जी वगैरह जाके ब्रिक्स में बड़ी-बड़ी बात हुई वहाँ पे सब। ट्रम्प को ऑब्वियसली समझ में आया कि अगर ये ब्रिक्स स्ट्रॉन्ग होता है, ब्रिक्स करेंसी जैसे फॉर्म हो गई, उसका डॉलर का रेलेवेंस, उस दिन से उसने प्रॉब्लम स्टार्ट करी। तो हमारा ट्रेड वॉर का बहाना था, डॉलर रियली रीज़न था। इसलिए अगर हम गौर करो हमारे देखिए रुपया में कितना प्रेशर आया। दे आर लार्ज इकोनॉमी, उनका अपना इन्फ्लुएंस करने का एक तरीका होता है। चाइना में भी ये हुआ। जब चाइना को उन्होंने दबाया था तो उनके एफआईएस की मैसिव सेलिंग हुई थी। मैं इस थीसिस को मानता हूँ कि अपने आप ही इन्फ्लुएंस बेस्ड सेलिंग है। जो मैसिव एफआईएस की सेलिंग आई, वो कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस के साथ आई। इसलिए आपको रुपया वीक कर दिया, आपको इतनी बड़ी करेंसी पे मार्केट पे हिट कर दिया, तो आप साइकोलॉजिकली हिल जाते हो। आपको वीक करने का एक तरीका है, बट आई थिंक करंट गवर्नमेंट एंड पीएम हैज़ प्लेड अ वेरी मैच्योर रोल। दे आर नॉट कैपिचुलेट। पाकिस्तान का भी जो बैटल हुआ, वो हमने पाकिस्तान से बैटल नहीं लड़ी, हमने चाइना से लड़ी बैटल। हमको ट्रेलर मिल गया देखने का और जो बंद किया वेरी सेंसिबल डिसीजन लार्जर इंटरेस्ट। उनको अपने आप खत्म होने दो। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान की जो भी बैटल है वो वीक हो जाएँगे। तो जो अगली पिक्चर जब आएगी उसमें वी विल इमर्ज एज़ अ बिगेस्ट विनर। ओके? और लॉन्ग टर्म में अगर आप बोलोगे तो मैं रुपया एप्रिसिएशन की बात करता हूँ। वी वर ऑलरेडी टॉक अबाउट 90। हमने अपनी 2018 की बुक में लिखा था कि 90-91 मिनिमम हो जाएगा 2025 आते-आते। वो प्ले आउट हुआ। अब इस साइकिल को हम बोलें कि ये तो ब्रेकआउट पीरियड है या पीक, हमारे लिए एक पीकिंग कैरेक्टरिस्टिक है। जो भी है इस साल ये डॉलर रुपए का पीक हो जाएगा। ओके? अ, हमारी एक्सपेक्टेशन से इस समय ऊपर है वो। ओके? बट लाइफ में कभी भी कोई चीज़ 100% परफेक्ट होती नहीं है। ओके?
बट हमको एक साइकिल एनालिसिस समझ में आता है कि अगर हम 6 साल का व्यू 2032 तक का व्यू देखें यहाँ से 31-32 का, तो रुपया एप्रिशिएट होने की प्रोबेबिलिटी इज़ मच हायर देन डिप्रिसिएशन फ्रॉम देन एंड आई एम टॉकिंग अबाउट रीज़नेबली गुड एप्रिसिएशन, नॉट ऑन इमीडिएट बेसिस बट इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। तो ये सब जो इवेंट्स हैं, हमारे लिए कंस्ट्रक्टिव ट्रेड वॉर में हमारे यहाँ जो भी एंटरप्रेन्योर थे, उन्हें कंसंट्रेशन रिस्क की इम्पोर्टेंस समझी, डाइल्यूट किया। जो ट्रेड अपना एग्रीमेंट बायलैटरल एग्रीमेंट यूरोप के साथ इतने सालों से बात हो रही थी, वो हो गया। यूके के साथ हो गया। अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रहा है, मिडल ईस्ट के साथ हो रहा है। तो आप ये देखो कि एक ट्रेड वॉर के कारण हमको कितना बड़ा बेनिफिट मिल गया लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स आई। तो वही मार्केट में लोगों को समझना है कि शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स आएँगी। इक्विटी मार्केट में लॉन्ग टर्म में आप पैसा बनाओगे ही बनाओगे। आपके पास पेशेंस होना चाहिए, इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं ना इक्विटी मार्केट में आप 5 साल 10 साल के लिए हो, उतना वो आप कैपिटल डालो जिसको आपको 5-10 साल देखना नहीं है। इसलिए एसआईपी का जो कांसेप्ट है, बहुत यूनिक है और ये एक्सपैंड होगा। जैसे मैंने बोला कि जैसे आप तेल साबुन खरीदते हो ना, एसआईपी आप म्यूचुअल फंड की यूनिट्स भी खरीदोगे। ये आपकी लाइफ का हिस्सा है। आपके लिए ये वो नहीं है कि मेरे पास सरप्लस हुआ, दिस इज़ ओनली फॉर रिच पीपल, उनके पास ऐसा पैसा है, मेरे पास तो है नहीं। ये मेरा ड्राइवर भी खरीदता है, हमारे यहाँ कुक भी डालता है पैसा, ओके। लोग मेरा मसाज वाला आता है, वो भी बोलता है, "सर कहाँ पैसा डालते हैं?" ओके, मेरे को अपनी डॉटर का एसआईपी करना है, लास्ट वीक मेरे को बोला मेरे को एसआईपी करना है। तो आई एम सीइंग देखो आप ट्रेंड का चेंज कितना बड़ा हो गया। ये पूरा थिंकिंग अलग हो गई तो लॉन्ग टर्म के लिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कंट्री की ग्रोथ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इतनी बड़ी आज हम इतनी बड़ी एफआईआईस की बैटल को लड़ पाए, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक स्ट्रेंथ थी और उसके लिए कहीं न कहीं करंट गवर्नमेंट को मैं क्रेडिट देता हूँ। मिस्टर मोदी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर फॉर दिस कंट्री। हमारा परसेप्शन चेंज करने में उनका बहुत बड़ा रोल है। मैं इतना इसलिए बात करता हूँ कि मैं मैथमेटिकली उसको क्वांटिफाई करता हूँ, ओके? जो इतने सालों से इतनी गवर्नमेंट्स नहीं कर पाईं, जो ये गवर्नमेंट ने लास्ट 15 साल में किया है और अब एक बार डायरेक्शन चेंज हो जाता है ना, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ओके? जैसे आई कम फ्रॉम यूपी। अब योगी ने जो भी लॉ एंड ऑर्डर का किया है, इट्स अ सेफ्टी ना, ओके? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलिजन जो भी वहाँ पे गुंडागर्दी थी खत्म हो गई। जैसी सेफ्टी आती है तो बिज़नेस आता है। सेफ्टी आती है तो इंडस्ट्रीज़ बिल्ड होती हैं। सेफ्टी आती है तो आपका रिस्क एपेटाइट बढ़ता है कि मैं धंधा कर सकता हूँ। पहले तो आपको डर लगता था कोई उठा लेगा, गुंड आ जाएँगे, बंद कर देंगे, एसेट ले जाएँगे मेरे। आज खत्म हो गया ना। एक कल्चरल शिफ्ट है। तो आई थिंक इसलिए मैं बोलता हूँ देखो यूपी कितना इवॉल्व हो गया। तो इंडिया इसलिए हम अगर आप मेरे को कोई पूछेगा कि अगला 20 साल कहाँ पैसा डालना है, तो इंडिया में डालना है। और ये डेमोग्राफिक आपको बेनिफिट मिलेगा 2047 तक। तो हमारी नेक्स्ट बुक का ट्रांजिशन में आएगा कि हाउ द ग्रेट ट्रांजिशन थीसिस व्हिच वी आर प्लेइंग आउट फ्रॉम 2017 टू 2047। एक थीसिस ये प्ले आउट होगी एंड इंडिया विल बी विनर इन दिस गेम। इसलिए करंट लेवल पे लोग बोल करते हैं एसआईपी बंद कर दो, बिल्कुल नहीं बंद करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम म्यूचुअल फंड रन करते हैं इसलिए बोलते हैं। हम वेल्थ इफेक्ट से बोलते हैं कि दिस इज द टाइम टू इंक्रीज योर एक्सपोज़र। आपने क्वेश्चन पूछा था, ओके? अगर आपके पास आज लमसम पैसा है तो आज ऐड करना चाहिए, ओके? और आपको इक्विटी से डर लगता है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मल्टी एसेट्स आर बेटर प्रोटेक्ट। अगर आप मेरे को पूछोगे अगले 10 साल में सबसे बड़ी कैटेगरी कौन होगी? तो सबसे बड़ी कैटेगरी इंडिया में मल्टी एसेट की होगी। फ्लेक्सी से बड़ी कैटेगरी बिल्ड होगी, ओके? आज लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बट ग्रेजुअली वो अब ट्रेंड जैसा शिफ्ट होता है ना, जैसे मैं एसआईएफ की बात करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 10 साल में एसआईएफ विल बी वेरी इंपोर्टेंट प्रोडक्ट। एसआईएफ विल बी 50% ऑफ एक्टिव म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट, ये हमारा एनालिटिकल फोरकास्ट है। इतना बड़ा व्यू है। एसआईएफ में मिनिमम टिकट साइज़ 10 लाख है, राइट? हाँ, यस। बट वो 10 लाख पर एएमसी है। अगर ओके। मेरी 5 स्कीम है, हुँ। तो आप हर स्कीम में 2-2 लाख रुपए डाल सकते हो। ओह! ओके। पर एएमसी 10 लाख पर इन्वेस्टर पर एएमसी। और एसआईएफ में फिर मल्टीपल स्कीम्स भी हो सकते हाँ, हैं। मल्टीपल सब मिला के 10 लाख मिनिमम। पर एएमसी। बट आप 2 एएमसीज़ को मिक्स करके आप नहीं बोल सकते हो कि मैं 10 लाख राइट। डालूँगा। एंड इसमें एडवांटेज ये है कि इसमें डेरिवेटिव्स का भी इसमें एक्सपोज़र देखिए मिल बीटा सकता है। मैनेजमेंट प्रोडक्ट है। मैं अगर आप जब मार्केट वोलेटाइल होता है, हुँ। तो अभी जैसे हम अपने एसआईएफ 3 एसआईएफ हमने लॉन्च किए थे। बहुत बड़ी हिस्ट्री नहीं है बट फिर भी मैं लास्ट 1 महीने की बात करता हूँ, ओके? या 3 महीने की बात करते हैं जो खराब गए। तो लास्ट 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 मंथ, 3 मंथ्स में देखा कि हमारा फॉल ऑन एसआईएफ इज़ सिग्निफिकेंटली लोअर देन द बेंचमार्क, ओके?
ऐसा नहीं है कि एसआईएफ बढ़ जाएगा, हमने पॉजिटिव रिटर्न दे दिया, ऐसा नहीं है। हमारा फॉल कम हुआ। ये बिकॉज़ उस प्रोडक्ट का बीटा हम लोग कम रन करते हैं, ओके? जिसका बीटा जितना लो था, उतना वो प्रोडक्ट कम गिरा। तो हम लोग इसके लिए बोलते हैं कि दिस इज़ बीटा मैनेजमेंट प्रोडक्ट। आप अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की वोलेटिलिटी कम कर सकते हैं। अब जैसे बहुत लोग क्वेश्चन आता है कि क्या हम एसआईएफ कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड बेचते हैं? नहीं, ओके? हम लोग का ऐसा थिंकिंग है कि अगर आपके पास अगले 5 साल में आपके पास 50% म्यूचुअल फंड होना चाहिए, 50% एसआईएफ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आपको दोनों बाजू बैलेंसिंग मिलता है। अगर आपका पोर्टफोलियो 50-50 है, तो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट जब बुलिश ट्रेंड होगा तो म्यूचुअल फंड विल आउट परफॉर्म, ओके? और बेयरिश ट्रेंड होगा तो ये आउट परफॉर्म करेंगे। तो कुछ सिनेरियो में वो आउट परफॉर्म करेंगे, कुछ सिनेरियो तो आपका पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है, आपका पोर्टफोलियो का वोलेटिलिटी कम हो जाएगा, आपका पोर्टफोलियो का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बढ़ जाएगा। तो आपको मेंटल पीस भी रहेगा, ओके? दैट्स द अप्रोच वी रिकमेंड रादर देन सेइंग ये बेच दो, खरीद दो। दूसरा एसआईएफ को लेके एक और मिथ है, लोगों को लगता है ये रिस्की प्रोडक्ट है। नहीं, एक्चुअली इसमें म्यूचुअल फंड से कम रिस्क है, ओके? रेगुलेटर का पर्सपेक्टिव है कि दिस प्रोडक्ट इज़ मेंट फॉर सोफिस्टिकेटेड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। इट इज़ मेंट फॉर serious player who understand, who are financially और who have more financial acumen और financial literacy ज़्यादा है उनकी, which is correct क्योंकि डेरिवेटिव आता है तो उनको समझ में आना चाहिए। बट जैसे मैंने बताया डेरिवेटिव विद लेवरेज इज़ मोर रिस्की। डेरिवेटिव अलोन इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं कि उसमें लॉस नहीं होगा आपको। आपका कॉल गलत हो गया तो गलत है ना, लॉन्ग शॉट में दोनों बाजू गलत हो सकते हो आप। तो ऐसा नहीं रिस्क ज़ीरो है, रिस्क हाई है। बट रिलेटिव रिस्क कम हो जाता है क्योंकि हमने ओवरऑल पोर्टफोलियो का बीटा कम कर दिया। तो मैंने अ, मार्केट से रिलेटेड मेरी वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी। तो वो हमको समझना है इसलिए एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट है और इसके हर हर इन्वेस्टर के फंड में जैसे हम लोग क्यूसिप रन करते हैं, क्यूसिप होना चाहिए। सुपर इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। बहुत मज़ा आया। समझ ही नहीं आया कैसे 1 एंड हाफ आवर्स 1 और 45 मिनट्स पास हो गया। लास्ट क्वेश्चन दैट आई आस्क ऑल माय गेस्ट्स, इट्स अ ट्रिकी वन। इफ यू आर इन द शूज़ ऑफ कुशल लोढ़ा एंड इफ यू आर इंटरव्यूइंग मिस्टर संदीप टंडन, व्हाट इज़ वन क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आस्क हिम टुवर्ड्स द एंड? तो वन क्वेश्चन आस्क आई आस्क मायसेल्फ विल बी व्हाट इज़ योर लर्निंग? ओके? तो 30 साल मैं 33 साल का निचोड़ क्या है? वो मैं अपने आप से पूछूँगा कि भई मैंने 30-33 साल में क्या उखाड़ा? तो व्हाट इज़ योर लर्निंग ओके? 33 साल में? 33 साल में एक ही लर्निंग है लाइफ की सबसे बड़ी, रिमूव योर इमोशंस एंड फोकस ऑन एनालिटिक्स। एनालिटिक्स इज़ फ्यूचर। हर चीज़ में अपने बच्चों को, नेक्स्ट जनरेशन को एनालिटिक्स सिखाओ। मार्केट के हिसाब से नहीं, हर बिज़नेस में एनालिटिक्स लगता है, ओके? आज और हम लोग बहुत बड़े बेनिफिशियरी हैं बिकॉज़ वी आर अर्ली अडॉप्टर ऑफ एनालिटिकल टूल्स। तो मेरे लिए अगर आप बोलोगे 33 साल में मैंने सबसे बड़ा कुछ बनाया, जैसे मैंने बोला 30 साल का हमारा क्वांटम माइन की जर्नी है। वी फील वेरी प्राउड कि हमने एक कुछ बनाया है। 33 साल में हमने एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क बिल्ड किया, जिसमें जिसकी एब्सर्ड वैल्यू है, ओके? बड़े-बड़े एसेट मैनेजमेंट कंपनी ग्लोबली चलते हैं, इंडिया में तो कोई रन नहीं करता है, ओके? तो एनालिटिकल्स हमारा एक बिगेस्ट एज है और 33 साल में हमने इस एनालिटिकल टूल से प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स जो बनाया, वो हमको आज है। वी कैन सी द फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल टूल्स। वो हमारा एक बड़ा लर्निंग। तो आपने वो जो क्वांटम माइन का पूरा फ्रेमवर्क तो ये बुक में पूरा आपने वो डॉक्यूमेंट किया है। बट एंड इज़ दिस बुक लाइक पब्लिकली अवेलेबल या आपने इंटरनल नहीं, के लिए? हमने अपने कुछ सेलेक्ट लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करी है, ओके। डिस्ट्रीब्यूटर्स को, आपको भी दी है कॉपी। थैंक यू ओके। सो मच। बट लोगों को अभी इसका फ़ायदा अगर लेना है, समझना है इनके बारे में क्या तो लिखा अभी है, हम क्या लोग नहीं, इसका सो देन कंसाइज़ वर्ज़न वेबसाइट पे हुँ, डालने वाले हैं। ओके। ओके, कंडेंस वर्ज़न ये तो 250 पेज का बुक है, इतना हुँ, कॉपी इतना लोगों के पास समय नहीं होगा। या इसको मल्टीपल लैंग्वेज में हम लोग इसको एक सही डालेंगे। लगता है। दिस इज़ लाइक वेरी ब्यूटीफुली डिज़ाइन्ड आल्सो बाय या द वे। सर, अमेजिंग वर्क। एंड थर्ड बुक आपकी कब आएगी? वो भी इसी साल आएगी। अच्छा यही साल में 2026। व्हाट इज़ द नेम, हैव यू डिसाइडेड? या इट्स नोन एज़ ग्रेट, लास्ट पेज पे उसका पिक्चर भी है, ओके। द ग्रेट ट्रांजिशन अच्छा ग्रेट। 2027 टू 2017 2047। to 47। अच्छा, अमेजिंग, लूकिंग फॉरवर्ड टू दैट। या थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर डूइंग दिस सर। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई एम श्योर दिस AUM इज़ जस्ट गोइंग टू स्केल अप गोइंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।
Thank you so much for watching this video till the end. Before we end this video, I'd like to thank Grow for being our title sponsor. With support like this, we can deliver actionable finance content to our audience. So go ahead and download the Grow app today and tell us in the comment section which guest you want so that we can invite them. Also, ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो मैंने पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चन है जो मैंने नहीं पूछने चाहिए थे, ऐसे कौन से पार्ट से आपको लगता है ट्रिम करने चाहिए थे, हमें कमेंट सेक्शन में बता देना ताकि we can give you the most value additive content. Thank you so much once again for watching this entire podcast and stay tuned for more amazing episodes of Conversation with Kushal. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.